मैं Father, ईश्वरी listen to me. चोपड़ा हूँ। The farm wasn't मेरी उम्र sustainable, 70 साल and the है wedding, और मैंने it was अभी अभी necessary अपने for her इकलौते family's बेटे को honor. दफनाया है। We needed the money. लेकिन जब तक उसकी चिता पर मिट्टी नहीं डली, मेरी बहू प्रिया ने मुझे 30 दिन में घर खाली करने का आदेश दे दिया। वही घर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। उसने सोचा कि मैं बस एक बुरा, टूटे दिल वाला बूढ़ा आदमी हूं। उसने सोचा कि वह जीत गई है। मैंने बस मुस्कुराया, एक छोटी सी मछली पकड़ने की बैग पैक की और चला गया। उसे मेरी क्षमताओं का कम नहीं आंकना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह उसने रियल्टर को नहीं बुलाया, उसने नई दिल्ली पुलिस को बुलाया। मैं आपको बताने से पहले कि मैंने कैसे उसकी झूठ की जाले को उलझाया, कृपया टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप मानते हैं कि न्याय हमेशा मिलना चाहिए, चाहे समय लगे। नई दिल्ली के निगम बागा कब्रिस्तान में नवंबर की ठंडी हवा मेरे पतले सूट को चीरती चली गई, लेकिन यह मेरे दिल में जमा बर्फ के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मैंने चिताएं देखने के लिए नजरें गड़ाई जब उसे लाल मिट्टी में उतारा जा रहा था। अनुज, मेरा बेटा, 42 साल का, अब इस दुनिया में नहीं। मेरे हाथ थम नहीं रहे थे। 40 एक स्वस्थ 42 साल का आदमी अचानक कैसे मर सकता है? रिपोर्ट में लिखा था दिल का दौरा। मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अनुज एक अच्छे मैकेनिक थे। उनके पास मजबूत हाथ थे जो कुछ भी ठीक कर सकते थे। उन्होंने बस 3 हफ्ते पहले मेरी गाड़ी का तेल बदला था, हंसते हुए जैसे वह कुछ भी कर सकते थे। उनके पास कमजोर दिल नहीं था, उनके पास सबसे मजबूत दिल था जो मैंने कभी देखा था। मेरे चारों ओर मेरा समुदाय, मेरे 50 साल के दोस्त नई दिल्ली में, वे मेरे साथ रो रहे थे। पंडित रामू ने मेरे कंधे पर भारी हाथ रखा। मेरी पड़ोसी आंटी माया एक रुमाल में रो रही थी। हम एक परिवार थे जो इस असंभव दुख को बांट रहे थे। और फिर वहां प्रिया थी, मेरी बहू। वह मेरे पास खड़ी थी, लेकिन वह 1 लाख मील दूर थी। उसने एक डिजाइनर काले कपड़े पहने थे जिनकी ऊंचाई कब्रिस्तान के लिए बहुत अधिक थी, और इतनी बड़ी धूप का चश्मा पहना हुआ था कि उसका आधा चेहरा ढक गया था। वह नहीं रो रही थी। मैंने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा। जब पंडित ने घर लौटने का जिक्र किया, प्रिया अपने घड़ी की जांच कर रही थी, एक चमकदार महंगी स्मार्ट वॉच। मैंने देखा कि उसके अंगूठे ने स्क्रीन को स्वाइप किया, फिर चुपचाप क्लिक करते हुए उसे लॉक किया और नीचे रख दिया, अधीरता से। पंडित ने कहा, आमेन। मेरे दोस्त मेरे पास एक अंतिम शब्द कहने के लिए बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता था। मुझे अपने बेटे के साथ एक पल अकेले रहने की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि मैं सांस ले सकूं, प्रिया का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। उसके नाखून जो खूबसूरती से सजे हुए थे और खून के रंग के थे, मेरे आस्तीन में गड़ गए। बस इतना ही। ईश्वरी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दुख नहीं था, वह तेज नाराज थी। चलो, हमारे मेहमान हैं। मैंने उसे देखा, सच में उसे देखा, और पहली बार मैंने उस महिला को नहीं देखा जिसे मेरे बेटे ने प्यार किया। मैंने एक अजनबी को देखा। कुतुब मीनार क्षेत्र में मेरे बंगलों में स्वागत एक धुंधला अनुभव था। मेरा घर, जिसे मैंने अपनी दिवंगत पत्नी सरेना के साथ बनाया था, हरे पत्तों और तले हुए चिकन की महक से भरा था जो मेरे पड़ोसियों ने लाए थे। लोग धीमे स्वर में बात कर रहे थे, अनुज की कहानियां साझा कर रहे थे। मैंने देखा कि वे अलमारी पर रखी तस्वीरों को देख रहे थे। मेरी और सरेना की शादी के दिन की तस्वीर, अनुज की बचपन की तस्वीर जिसमें वह बेसबॉल के कपड़े में था और उसके 2 सामने के दांत गायब थे। मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा रहा, जिस पर सरेना की मृत्यु के 10 साल बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सुन्न हो गया हूं। मेहमान एक एक करके जाने लगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल करें भाई ईश्वरी, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अंत में घर शांत हो गया। सूरज ढल रहा था जो लिविंग रूम के फर्श पर लंबे साए फैला रहा था। मैं थका हुआ था। मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता था और अपनी यादों में अकेला रहना चाहता था। प्रिया रसोई से बाहर आई। उसने अपनी काली शोक के कपड़े बदल लिए थे। उसने जीन्स और एक तंग लाल स्वेटर पहन रखा था। वह राहत महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। ठीक है, उसने कहा, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए।
शो खत्म हो गया। मैंने अपने दूक के धुंधलके से ऊपर देखा। उसके शब्द अजीब लग रहे थे। शो, रोना, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। दुखी बूढ़े आदमी का नाटक। और ये खत्म हो गया है, हमें बात करनी है। मैंने खड़े होने की कोशिश की। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे। प्रिया, मैं अभी बात नहीं कर सकता। मैं थका हुआ हूं। मैंने अपने बेटे को दफनाया है। मुझे पता है, उसने कहा, और मुझे तुम्हारी सुनने की जरूरत है। तुम्हें रोना बंद करना होगा। अपने बैग पैक करो और निकल जाओ। ये शब्द मुझ पर किसी भी शारीरिक प्रहार से अधिक गहरा असर डालते हैं। मेरे फेफड़े से हवा निकल गई। निकल जाओ। हाँ हाँ, निकल जाओ। मैंने सीधा खड़ा हो गया, सदमा मेरी थकान को काटते हुए। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? यह मेरा घर है। मैंने इस घर को सरेना के साथ बनाया। मैंने अनुज को इस घर में पाला। प्रिया ने वास्तव में हंस दिया। ये एक ठंडी, तेज आवाज थी जो इस शोक के घर में नहीं जानी चाहिए थी। नहीं ईश्वरी, अब नहीं। उसने रसोई की दराज की ओर बढ़ते हुए कहा। मेरी रसोई की दराज, जहां मैं वारंटी और अतिरिक्त चाबियां रखता हूं। और उसने एक फोल्डर निकाला। उसने उसे मेरे सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। अनुज ने इसे 6 हफ्ते पहले साइन किया था, कहा, कागज के पहले पन्ने पर उंगली मारते हुए। यह एक जब्ती प्रमाण पत्र है। उसने घर को मेरे नाम कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई की चश्मा के लिए हाथ मारा। मेरे हाथ इतनी घबराहट में थे कि मैं उसे ठीक से पहन नहीं सका। मैंने कागजात उठाए। ये कानूनी भाषा थी, लेकिन मैंने नाम देखे। अनुज कोलमैन, प्रिया कोलमैन, और नीचे एक हस्ताक्षर, अनुज का हस्ताक्षर, लेकिन यह गलत लग रहा था। यह कांप रहा था। ये बहुत गोल था। मुझे समझ में नहीं आता। मैंने फुसफुसाया, उसने ऐसा क्यों किया? वह कभी ऐसा नहीं करेगा। वह कर्ज में था, प्रिया ने कहा, अपने नाखूनों को आराम से देखते हुए। गहरे कर्ज में। हमें एक आरंट के लिए संपत्ति की जरूरत थी। घर ही उसकी एकमात्र मूल्यवान चीज थी जिसका मैं उपयोग कर सकती थी। यह झूठ है, यह झूठ है। मैं जानता था कि यह सच है, जैसे मैं अपने नाम को जानता था। मैंने अनुज को उसकी मैकेनिक की दुकान शुरू करने के लिए 10 साल पहले पूंजी दी थी। उसने मुझे 5 साल में ब्याज के साथ लौटाया। वह दुकान सफल थी। अनुज पर किसी का भी कर्ज नहीं था। वह अपने पैसे के प्रति बहुत सावधान था, ठीक अपनी मां की तरह। वह कर्ज में नहीं था। मैंने धीरे से कहा, ओह कृपया। उसने उपहास किया। तुम उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम बस वह बूढ़ा आदमी हो जिसे उसने रविवार को दया से देखा। वह मुश्किल में था। मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे घर दिया। वह ऐसा नहीं करेगा, मैंने जोर देकर कहा। कागज मेरे हाथ में कांप रहा था। लेकिन उसने किया, प्रिया ने कहा। उसकी धैर्य खत्म हो चुका था और अब वह मर गया है, जिससे मैं एकमात्र मालिक बन गई हूं। और मैं इस खंडहर को बेचने जा रही हूं। मुझे पैसे की जरूरत है। तुम्हारे पास 30 दिन है। 30 दिन। 30 दिन, उसने फिर से कहा, उसकी आवाज चिढ़ते हुए। और अगर तुम तब तक नहीं निकले तो मैं नई दिल्ली पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें अवैध कब्जे के लिए बाहर निकाल दूंगी। क्या तुम समझते हो, बूढ़े आदमी? मैं बस उसे घूरता रहा। यह महिला जिसे मेरे बेटे ने प्यार किया था, यह महिला जिसे मैंने अपने घर में स्वागत किया था, जिसने मेरे खाने पर भोजन किया था, उसने मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के दिन तक इंतजार किया ताकि मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल सके। मैंने कागज पर नकली हस्ताक्षर को देखा। मैंने कब्रिस्तान में उसकी घड़ी देखने के बारे में सोचा। मैंने अनुज के बारे में सोचा, जो स्वस्थ और मजबूत था, अचानक दिल के दौरे से मर गया। मैंने उसके बारे में झूठ के बारे में सोचा जो उसने मुझे बताया, और उसी क्षण मेरे अंदर कुछ बदल गया। ये भारी दुख गायब नहीं हुआ, ये ठोस हो गया। ये धुंध में बदलकर एक बर्फ के टुकड़े में परिवर्तित हो गया, ठंडा, कठोर और तेज। मेरे हाथों की कांपना रुक गया। मेरी पीठ सीधी हो गई। मैंने कागजात से ऊपर देखा और उसकी आंखों में देखा। वह मुझसे रोने, भीख मांगने या लड़ने की उम्मीद कर रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है प्रिया। वह पूरी तरह से चौंकी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, बस ऐसे ही। तुम लड़ने नहीं जा रहे हो, अगर कागज में यही लिखा है। मैंने कहा। मेरी आवाज सुस्त और सपाट थी। तो यही है। अच्छा,
उसने कहा, अपनी स्थिति को फिर से पाने की कोशिश करते हुए। वह राहत महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही भ्रमित भी थी। तो 30 दिन। मैं चाहती हूं कि तुम अगले महीने की पहली तारीख तक बाहर निकल जाओ। मैंने सिर हिलाया। मुझे 30 दिन नहीं चाहिए। मैं मुड़ा और अपने कमरे की ओर बढ़ा। वह मेरे पीछे आई। उसकी भौहें चिड़ी हुई थीं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी अलमारी की ओर बढ़ा। मैंने अपने चर्च के कपड़ों और काम की शर्ट के बीच से गुजरते हुए एक पुरानी रजाई के नीचे एक छोटा घिसा हुआ कैनवास का डफेल बैग निकाला, जिसे मैं हमेशा अपने मछली पकड़ने के ट्रिप के लिए पैक रखता था। मैंने इसे बाहर निकाला और बिस्तर पर रख दिया। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ये क्या है? क्या तुम जाने की योजना बना रहे थे? मैंने बैग को झिप किया। यह पहले से ही कपड़ों, शेविंग किट और एक छोटे हार्ड बाउंड लेजर से भरा हुआ था। मैं लिविंग रूम में वापस आया। प्रिया, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया है। मैंने मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, उसने चिल्लाया और पहली बार मैंने उसकी आवाज में चिंता का एक झलक सुना। तुम कहां जा रहे हो? तुम बस नहीं जा सकते। मैं लोगों को क्या बताऊंगी? मैं दरवाजे पर रुक गया। मेरे हाथ पर नॉब था। मैंने मुड़कर उसे देखा। वह उस घर के बीच में खड़ी थी जिसे मैंने और अनुज ने बनाया था। वह घर जिसे उसने अभी चुरा लिया था। मैंने उसे एक छोटा उदास मुस्कान दिया। मुझे कुछ करना है। मैं पोर्च पर बाहर निकला, ठंडी रात की हवा में। मैंने दरवाजे को पीछे से बंद किया। परिचित क्लिक चुप्पी में गूंज उठा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने दरवाजे के पीछे मृत ताले के खिसकने की आवाज सुनी। मैं सीढ़ियों से उतरकर उस फुटपाथ पर चला गया जिस पर मैं 50 साल से रह रहा था। मैंने बंद दरवाजे के पीछे से प्रिया की हंसी सुनी। एक ऊंची विजयी आवाज, ठीक है, जाओ क्यों, अच्छे रिडेंस। उसे लगा कि उसने जीत हासिल की है। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी टूट चुका है और हार गया है, रात में भटक रहा है। उसे नहीं पता था कि मैं भटक नहीं रहा था। मैं एक योजना की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने एक छोटे से घर का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उस आदमी पर युद्ध की घोषणा की है जिसने आधे ब्लॉक का मालिकाना हक रखा है। पुलिस! तुरंत नहीं। मुझे एक और जरूरी काम करना था, लेकिन मैंने सोने से पहले एक फोन कॉल की। मैंने केंद्रा हेज, अपनी वकील, उस महिला को फोन किया जिसने पिछले 10 सालों से सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट का प्रबंधन किया था। मैंने उसे सब कुछ बताया। प्रिया ने जो कहा, फर्जी दस्तावेज, 30 दिन की धमकी, केंद्रा समय बर्बाद करने वाली महिला नहीं है। उसने कहा, सो जाओ ईश्वरी, मैं सुबह सब संभाल लूंगी। और उसने किया। प्रिया शायद मेरे बिस्तर में, उस बिस्तर में जो मैंने सेरेना के साथ साझा किया था, कई महीनों में सबसे बेहतर सोई। उसे ऐसा लगता होगा जैसे वह एक रानी है। उसे शायद यह सोचकर खुशी हुई होगी कि मैं किसी पार्क की बेंच पर सो रहा हूं या किसी आश्रय में, एक टूटे फूटे बूढ़े आदमी की तरह जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसे अपने घर में घूमते हुए देख सकता हूं जैसे वह इसका मालिक हो, मेरी पत्नी की तस्वीरों को छूते हुए, दीवारों का मानसिक माप लेते हुए अपने नए फर्नीचर के लिए। उसने मेरी रसोई में कॉफी बनाई। उसने सेरेना का पसंदीदा कप इस्तेमाल किया जिसमें छोटे नीले फूल थे जो अनुज ने उसे एक मातृ दिवस पर दिया था। वह उस मेज पर बैठी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, अनुज की कुर्सी पर अपने पैर रखकर, और उसने वो कॉल की जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं, मीठी और व्यावसायिक। हाँ, नमस्ते। क्या यह नई दिल्ली प्रीमियम रियल्टी है? मैं एक संपत्ति की तत्काल बिक्री के लिए सूची बनाना चाहती हूं। यह कुतुब मीनार क्षेत्र में एक सुंदर पुरानी बंगलो है। हाँ, यह कल रात से खाली है। पिछले मालिक चले गए, बस ऐसे ही, जैसे मैं एक बेकार चीज थी जिसे उसने अंततः कचरे में डाल दिया। वह शायद मुस्कुरा रही थी, मूल्य का हिसाब लगाते हुए, अपने बैंक खाते में पैसे आने की कल्पना करते हुए जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यह एक विनम्र दस्तक नहीं थी। यह एक पड़ोसी का संवेदना का खाना लाने वाला दस्तक नहीं था। यह ऐसे दस्तक थी जो पूछती नहीं है। यह दरवाजे की चौखट पर 3 भारी ठोस थपथपाने की मांग करती है जो आपके सीने में महसूस होती है। वह परेशान थी, मुझे यकीन है।
वह दरवाजे की ओर बढ़ी, जिसे उसने अपनी जीत के जश्न में बाधित करने वाले को डांटने के लिए तैयार किया। उसने दरवाजा खोला। 2 नई दिल्ली पुलिस अधिकारी मेरे पोर्च पर खड़े थे। अधिकारी तायर, एक लंबे भाई जो बहुत कुछ देख चुका था, और अधिकारी ग्रांट, एक तेज महिला जो ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं चूकता। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। मैडम, अधिकारी तायर ने कहा, उसकी आवाज गहरी थी, हम श्री ईश्वरी चोपड़ा की तलाश कर रहे हैं। प्रिया की मुस्कान पूरी तरह से घमंड से भरी थी। वह दरवाजे के चौखट पर लींड थी, नए मालिक की आदर्श तस्वीर। वह यहां नहीं है, वह कल रात चले गए। मैं इस संपत्ति की नई मालिक हूं। क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकती हूं, अधिकारियों? अधिकारी ग्रांट ने प्रिया के पीछे देखा। उसकी आंखें मेरे लिविंग रूम को स्कैन कर रही थीं। फिर प्रिया की ओर वापस देखी। नई मालिक। यह दिलचस्प था। प्रिया की मुस्कान सिकोड़ी। उसे यह शब्द पसंद नहीं आया। क्या कोई समस्या है? हो सकती है, अधिकारी ग्रांट ने कहा, अपनी आधिकारिक नोटबुक निकालते हुए। हमें श्री चोपड़ा के कानूनी प्रतिनिधि से एक औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत अवैध प्रवेश, ट्रेसपासिंग और इस पते पर अवैध निवास के लिए है। हां, केंद्रा ने बाद में कहा कि प्रिया के चेहरे से खून उड़ गया। उस सारी आत्मविश्वास की हवा निकल गई। अवैध अवैध प्रवेश, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मेरा घर है। मेरे दिवंगत पति ने इसे मुझे दिया है। मैं यहां रहती हूं। वह अब हाइस्टेरिकल लगने लगी थी। मुझे यकीन है कि मेरी पड़ोसी आंटी माया पहले ही अपनी खिड़कियों के बीच झांक रही थी। अच्छा, अधिकारी तायर ने हाथ उठाया, शांत और स्थिर। मैडम, हम यहां केवल निवास के बारे में एक रिपोर्ट लेने के लिए हैं, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है जिसके लिए हमें भेजा गया है। प्रिया ठिठकी। मैं उसे अब देख सकता हूं, उसका हाथ दरवाजे को पकड़ते हुए। क्या? और कौन सा कारण? अधिकारी तायर ने अपनी रिपोर्ट की ओर देखा। हमें आज सुबह एक औपचारिक अनुरोध भी प्राप्त हुआ है, जिसमें नए सबूतों का हवाला दिया गया है, जो श्री अनुज चोपड़ा की मृत्यु के संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में एक जांच शुरू करने का आधार बनाते हैं। यह वह क्षण था, अंतिम प्रहार। प्रिया पीछे हटी, दरवाजे के चौखट को पकड़कर गिरने से बचने के लिए। उसकी चेहरे की रंगत, केंद्रा ने कहा कि अधिकारियों ने उसे बताया, बिल्कुल भूतिया सफेद हो गई। सभी झूठ, सभी घमंड, सभी जीत, सब कुछ वहां मेरे पोर्च पर टूट गया। संदिग्ध, उसने फुसफुसाया, एक शब्द जिसे वह मुश्किल से बोल पा रही थी। यह एक हृदयाघात था। डॉक्टर ने ऐसा कहा था। यही प्रारंभिक रिपोर्ट में लिखा है मैडम, अधिकारी ग्रांट ने कहा, उसकी आवाज स्टील की तरह। लेकिन श्री चोपड़ा के वकील का मानना है कि ऐसा नहीं है। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने की आवश्यकता होगी। और मैडम, शायद आपको इस घर को बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह अब एक सक्रिय जांच का हिस्सा माना जाता है। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस उन्हें घूरा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, अंततः समझते हुए। बूढ़ा आदमी केवल मरने के लिए कहीं नहीं गया था। बूढ़ा आदमी किसी आश्रय में नहीं गया। बूढ़ा आदमी ने अपने वकील को बुलाया। बूढ़ा आदमी ने पुलिस को कॉल किया। बूढ़ा आदमी पलटवार कर रहा था। मैं पुलिस स्टेशन नहीं था। मैं ठंडी बेंच पर नहीं बैठा था, फ्लोरोसेंट रोशनी में फॉर्म भरते हुए। मैं नई दिल्ली के 40 मंजिल ऊपर था। हेज एंड एसोसिएट्स के कार्यालय यारसोसी पीच ट्री बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर हैं, जो कांच और स्टील से बने हैं। उस शहर पर नजर डालते हुए जिसे मैंने बनाया था, वहां नीचे की दुनिया छोटी लग रही थी, जैसे छोटे चींटियां एक पंक्ति में चल रही थीं। मैं एक ऊंचे काले चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। हाथ में एक कप गरम चाय था जिसे मैं नहीं पीना चाहता था। मेरे हाथ अब स्थिर थे। घर से बाहर निकलते ही मेरे हाथों में जो कंपी थी वह रुक गई। डेस्क के पार आंटी माया बैठी थीं। वह 85 साल की हैं, तेज और चतुर, और पृथ्वी पर अकेली वही हैं जिन्हें मेरी बहन सेरेना की वसीयत के बारे में सच्चाई पता है। उन्होंने गहरे भूरे रंग का सूट पहन रखा था, जो शायद मेरे ट्रक से ज्यादा महंगा था। वह मेरी वकील, मेरी वित्तीय प्रबंधक और मेरी बेटी जैसी हैं। उनके पिता और मैंने इन गलियों में साथ में वक्त बिताया है। वह फोन पर थीं। उनकी आवाज ठंडी और सटीक थी। जी हां, अधिकारी तायर, यह सही है। अवैध कब्जा और हां, लाभार्थी
अनुज चोपड़ा की मृत्यु के संदर्भ में संदिग्ध परिस्थितियों की औपचारिक जांच का अनुरोध। समझ गई। कृपया मुझे भूतपूर्व ऑक्यूपेंट के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दें। धन्यवाद। उन्होंने फोन रखा और अपनी कुर्सी घुमाई ताकि वह मुझे देख सकें। उनके होठों पर एक छोटी सी संकुचित मुस्कान थी। ये एक मजाक की मुस्कान नहीं थी, ये संतोष की मुस्कान थी। ठीक है, उन्होंने कहा, ये हो गया। पुलिस अभी आपके दरवाजे पर है जैसा आपने अनुरोध किया था। यह केवल एक प्रारंभिक दौरा है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। उन्होंने आगे झुकते हुए कहा, प्रिया आज रात ठीक से नहीं सोएगी। मैंने चाय का एक धीमा घूंट लिया। ये कैमोमाइल थी। आंटी माया जानती थीं कि जब मेरा मन दौड़ रहा होता है तो मैं कॉफी नहीं पी सकता। उन्हें एक कागज मिला। मैंने धीरे से कहा, क्या? उन्होंने कहा, अनुज ने 6 हफ्ते पहले घर उसके नाम कर दिया। मैंने उन्हें देखा। सवाल हवा में लटका हुआ था, जिसे पूछने में मुझे डर लग रहा था। क्या उसने? मैंने पूछा। क्या मेरे बेटे ने सच में ऐसा किया? आंटी माया ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने बड़े कंप्यूटर मॉनिटर की ओर मुड़कर पासवर्ड टाइप किया और स्क्रीन चमक उठी। मैंने कल रात जब आपसे होटल से बात की थी तब से मैं व्यस्त हूं जी, उन्होंने कहा। उन्होंने एक फाइल पर क्लिक किया। एक दस्तावेज स्क्रीन पर आया। यह क्विट क्लेम डीड था। प्रिया का नाम ग्रांटी के रूप में सूचीबद्ध था। अनुज ने मुझे यह पिछले सप्ताह स्कैन किया था, आंटी माया ने कहा। वह भ्रमित था। उसने कहा कि प्रिया ने उससे इसे साइन करने के लिए कहा था, कुछ बैंक लोन के बारे में। वह जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है, तो उसने साइन कर दिया। मैंने कहा, मेरा दिल गिरते हुए। रुको, आंटी माया ने फिर से क्लिक किया। एक दूसरा दस्तावेज पहले के बगल में आया। यह अनुज के व्यापार लाइसेंस से उसका हस्ताक्षर था। उन्होंने फिर से क्लिक किया। एक तीसरा दस्तावेज, अनुज का पासपोर्ट से हस्ताक्षर। मैंने आज सुबह 4 बजे अनुज का स्कैन हमारे फॉरेंसिक दस्तावेज परीक्षक को भेजा। उसने मुझे एक आरण चुकाना था। उसने अभी रिपोर्ट वापस भेजी। मैं आगे झुका। मुझे विशेष होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रिया के दस्तावेज पर हस्ताक्षर अस्थिर थे। ए का लूप बहुत गोल था। कोलमन में सी ऐसा था जैसे कोई बच्चा लाइन के अंदर रहने की कोशिश कर रहा हो। अनुज का असली हस्ताक्षर तेज आत्मविश्वास से भरा और स्पष्ट था। यह फर्जी है जी, आंटी माया ने धीरे से कहा। एक जालसाजी, और हमारे परीक्षक के अनुसार यह एक भयानक है, शौकिया। उन्होंने कहा, यह ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने ट्रेस किया हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी हाथ में कंपकंपी थी और मन में अपराध बोध। मुझ पर कुछ लहराया। यह राहत नहीं थी, यह एक गहरी ठंडी तरह का दर्द था। मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा करने की कोशिश की थी। तो उसने उसके हस्ताक्षर की नकल की, मैंने कहा। शब्दों का स्वाद राग जैसा था। उसने घर चुराने की कोशिश की। हां, आंटी माया ने कहा, उसने किया। उन्होंने फाइल बंद कर दी। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है जी। मैंने उन्हें देखा, भ्रमित। धोखाधड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आंटी माया पीछे की ओर झुक गईं, अपने हाथों को एक साथ लाकर काले महोगनी की मेज पर रखा। क्या आपको याद है वह वादा जो आपने सेरेना से किया था? जी, ठीक उसी समय जब वह अस्पताल के कमरे में थी। मैं कैसे भूल सकता हूं, मैंने कहा। सेरेना कमजोर, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमकदार थीं, मेरा हाथ पकड़कर। जी, उसने फुसफुसाया। हमने इसे कुछ से बनाया, धूल और सपनों से। किसी सुंदर मुस्कान वाली लड़की, और खाली दिल को इसे न तोड़ने दो। हमारे बेटे की रक्षा करो, हमारे काम की रक्षा करो। मैं हर शब्द याद करता हूं, मैंने फुसफुसाया। वह हमेशा सही थी, है ना? आंटी माया मुस्कुराई। उसने प्रिया को मीलों दूर से देख लिया था। इसी कारण यह मायने नहीं रखता कि वह हस्ताक्षर असली था या नहीं। यह मायने नहीं रखता कि अनुज ने उस कागज पर 1000 बार साइन किया। मैंने चौंक कर कहा, आंटी माया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने एक दराज से एक बड़ा भारी चमड़े का दस्तावेज निकाला। उन्होंने इसे मेज पर खिसका दिया। उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट। हमने इसे सेरेना
कि अंतिम संस्कार के अगले दिन स्थापित किया। जी, याद रखें, आप धुंध में थे, लेकिन आपने कागजों पर साइन किए। हमने हर एक संपत्ति, हर डीड, हर शेयर पोर्टफोलियो, हर इमारत की एक ईंट को स्थानांतरित किया जो हमने कभी खरीदी। उन्होंने कवर पर टैप किया। कुतुब मीनार क्षेत्र में बंगलो भी। कमरे में हवा अचानक पतली लगने लगी। मैंने आंटी माया को देखा और टुकड़े जगह पर आने लगे। घर। आप, ईश्वरी चोपड़ा, कानूनी रूप से आपके पास आपकी पीठ पर कपड़ों और उस व्यक्तिगत चेकिंग खाता के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपके लिए प्रबंधित करती हूं। आपने पिछले 10 वर्षों से उस घर का मालिकाना हक नहीं रखा। सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट उस घर का मालिक है और मैं उसकी कार्यकारी हूं। एक धीमी ठंडी समझ मुझ पर छा गई। ईश्वरी चोपड़ा ने गहरी संतोष की एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, भले ही अनुज ने उस पर हस्ताक्षर किए होते, यह केवल एक बेकार कागज होता। तुम वह नहीं दे सकते जो तुम्हारे पास नहीं है। अनुज को ट्रस्ट के बारे में पता था, जेड। वह इसी ऑफिस में हमारे साथ बैठा था जब हमने इसे समझाया था। वह जानता था कि वह एक लाभार्थी है, मालिक नहीं। उसे सब कुछ सुरक्षित था। तो प्रिया ने कुछ चुराने की कोशिश की जो अनुज उसे दे ही नहीं सकता था। वह सिर्फ निर्दयी नहीं है जो जेड, वह बेवकूफ है। वह उस एक छोटे 3 बेडरूम वाले घर पर इतनी केंद्रित थी जिसे वह देख सकती थी कि उसने कभी नहीं पूछा कि यह किस साम्राज्य पर बना है। मैं पीछे बैठ गया। इस खुलासे का वजन मुझ पर आ रहा था। कानूनी जीत पूरी तरह से थी। प्रिया एक मूर्ख थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन राहत नहीं आई। इसके बजाय मेरे मन में एक नया, अधिक अंधेरा सवाल उठने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। छोटी छोटी गाड़ियां अभी भी चल रही थीं। शहर अभी भी काम पर जा रहा था, लेकिन मेरी दुनिया ठहर गई थी। गियर चल रहे थे, दुख साफ हो रहा था, और उस साम्राज्य को बनाने वाले व्यक्ति का तेज दिमाग, वह व्यक्ति जिसे सेरेना ने शादी की थी, आखिरकार सक्रिय हो रहा था। लेकिन ईश्वरी, मैंने धीरे से कहा, उसकी ओर मुड़ते हुए, यह कोई मतलब नहीं बना था। कौन सा हिस्सा? अनुज मेरा बेटा। उसने जान लिया था कि कागज बेकार है। उसे ट्रस्ट के बारे में पता था। वह मेरा वारिस था। उसे सब कुछ विरासत में मिलने वाला था। मैंने आगे झुकते हुए अपनी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, तो वह एक ऐसा दस्तावेज क्यों बनाएगा जिसे वह जानता था कि यह बेकार है? वह इस परेशानी को क्यों उठाएगा? वह एक ऐसे घर के लिए हस्ताक्षर क्यों करेगा जिसे वह छोड़ नहीं सकता था? वह मुझे पिछले हफ्ते वह स्कैन क्यों दिखाता जब तक? ईश्वरी का पेशेवर मुखौटा फीका पड़ गया। उसे ठीक से पता था कि मेरा मन कहां जा रहा है। वह आगे झुकी। उसकी आवाज गंभीर हो गई। वह जेड, उसने कहा, $20 मिलियन का सवाल है। यह संख्या हमारे बीच हवा में लटक गई। सेरेना कोलमैन ट्रस्ट का असली मूल्य। यही सवाल है जो मैं सुबह से अपने आप से पूछ रही हूं। वह ऐसा क्यों करेगा? वह एक ऐसे दस्तावेज के बारे में क्यों उलझन में होगा जिसे वह जानता था कि यह धोखाधड़ी है? उसने रुककर चुप्पी को बढ़ने दिया, मुझे अंतिम भयानक बिंदु से जोड़ने दिया। मेरा खून ठंडा हो गया। जब तक कि वह इसे नहीं बनाता। बिल्कुल, ईश्वरी ने कहा। जब तक कि प्रिया ने इसे बनाया, सोचते हुए कि अनुज उस घर का मालिक है और उसे इससे सामना करना था। जब तक कि उसने मुझे वह स्कैन नहीं भेजा क्योंकि वह डरा हुआ था। जब तक कि उसने कुछ गलत होने का एहसास नहीं किया। वह खड़ी हुई और खिड़की की ओर बढ़ी, मेरे बगल में खड़ी होकर, शहर की ओर देखते हुए। यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। झेड़, नकली हस्ताक्षर, बनाई गई रण, एकमात्र संपत्ति को सुरक्षित करने का निराशाजनक प्रयास जिसे वह देख सकती थी। उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी आग थी जिसे मैंने केवल सेरेना में देखा था। यह सब एक स्वस्थ 42 साल के व्यक्ति के अचानक, सुविधाजनक और समय पर आए दिल के दौरे से जुड़ा हुआ है। वह केवल घर नहीं चाहती थी, झेड़, ईश्वरी ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह सब कुछ चाहती थी। और अनुज, तुम्हारा बेटा, अनुज बस उसके रास्ते में था। ईश्वरी के ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम को डराने के लिए डिजाइन किया गया था। 40 मंजिल ऊपर एक दीवार पूरी तरह से कांच की थी जिससे पीच ट्री स्ट्रीट की चिड़िया जैसी हलचल को देखा जा सकता था।
टेबल एक विशाल गहरे लकड़ी के स्लैब की थी, जिसे इतना पॉलिश किया गया था कि उसमें मेरी परछाई दिखती थी। प्रिया और उसका नया वकील एक तरफ बैठे थे। मुझे उसके प्रकार का पता था। उसका नाम रॉन सोलोवे था और उसका सूट थोड़ा ज्यादा चमकदार था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे वह कमरे का सबसे समझदार आदमी है, खासकर जब उसे लगता था कि वह एक दुखी वृद्ध व्यक्ति पर विजय पाने वाला है। प्रिया उसके बगल में बैठी थी, दुख भरी विधवा की भूमिका में। उसने एक साधारण काली ड्रेस पहन रखी थी और अपने हाथ में एक रूमाल पकड़ा हुआ था। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी। मैं उनके सामने चुप बैठा रहा। ईश्वरी हेड ऑफ द टेबल पर बैठी थी। उसकी फाइलें 3 परफेक्ट पतली ढेरों में व्यवस्थित थीं। वह पूरी तरह से शांत, पेशेवर नियंत्रण में थी। रॉन सोलोवे ने अपने गले को खंखारते हुए एक जोरदार, आत्म प्रमुख आवाज में कहा, आइए इसे सरल बनाते हैं। उसने क्विट क्लेम डीड की एक प्रति टेबल पर फिसलाई। यह मेरे सामने रुक गई। मेरी क्लाइंट मिसेस प्रिया कोलमैन 412 कुतुब मीनार क्षेत्र के संपत्ति की कानूनी और वैध मालिक हैं। यहां वह डीड है जिस पर उनके दिवंगत पति श्री अनुज कोलमैन ने उनके दुखद निधन से 6 हफ्ते पहले हस्ताक्षर किए थे। वह पीछे झुक गया, अपने सस्ते सूट पर अपनी उंगलियां लपेटते हुए। साफ तौर पर हम एकदम चौंक गए हैं। हम समझते हैं कि आप दुख में हैं श्री कोलमैन, लेकिन आप उस दुख का इस्तेमाल एक विधवा को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। यह घृणित है। प्रिया ने अपने रूमाल में एक छोटी, पूरी तरह से समयबद्ध सिसक ली। हम यहां एक शिष्टाचार के रूप में हैं, रॉन ने जारी रखा। उसकी आवाज झूठी सहानुभूति से भरी हुई थी। हम किसी के दर्द को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मेरी क्लाइंट को आपके झूठे रिपोर्ट के आधार पर अपने घर में पुलिस के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। यह आज समाप्त होता है। अगर यह उत्पीड़न जारी रहता है तो हम बिना हिचकिचाए एक रोकने का आदेश दायर करेंगे और हम आपको मानसिक पीड़ा के लिए भी मुकदमा करेंगे। अब उसने अपने हाथ फैलाए। आपके पास क्या कहने के लिए है? मैंने बस उसे देखा। मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने बस इंतजार किया। ईश्वरी मुस्कुराई। यह उसकी आंखों में नहीं पहुंचती थी। इस प्रदर्शन के लिए धन्यवाद श्री चोपड़ा, उसने कहा, उसकी आवाज कांच की तरह चिकनी। मुझे नाटक पसंद है। अब आइए तथ्यों पर चर्चा करें। उसने एक पन्ने का दस्तावेज मेज पर फेंका। यह खरीद, उसने कहा, यह श्री मार्कस अल्वारेज का एक शपथ पत्र है। वह एक प्रमाणित फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक हैं और पहले से ही हमारे विशेषज्ञ गवाह के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। अनुज का आत्मविश्वास भंग हुआ। उसने कागज उठाया। विशेष जो गवाह तो हर जगह मिलते हैं, हम अपना खुद का ले सकते हैं। ओह, मैं आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करती हूं, कैंड्रा ने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन कृपया अपने विशेषज्ञ से स्याही की घनत्व की जांच करवाएं। उसे ए में अंकित रेखाओं पर ध्यान देना चाहिए। उसे दबाव के पैटर्न का अवलोकन करना चाहिए जो धीमे और जानबूझकर खींचने का संकेत देते हैं, न कि एक तरल स्वाभाविक हस्ताक्षर का। प्रिया ने अपनी आवाज ऊंची की। अनुज बीमार था। उसके हाथ कांप रहे थे। कैंड्रा ने एक सही आकार वाली भौहें उठाईं। क्या वह 6 हफ्ते पहले बीमार था श्रीमती चोपड़ा? क्योंकि उसके साथियों ने सभी यह बताया कि वह अगले दिन ठीक से इंजन के ब्लॉक उठा रहा था। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ था। वह आगे झुकी। नहीं, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर एक धोखाधड़ी है और श्री आल्वारेज के अनुसार यह एक बहुत बहुत बुरी धोखाधड़ी है। अनुज ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसके माथे पर पसीना की एक बूंद थी। यह एक बड़ा आरोप है। आप इसे साबित नहीं कर सकते। यह उसकी बात बनाम हमारी बात है। यहां पर मजेदार बात है, कैंड्रा ने कहा। उसकी आवाज चमकीली। हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। उसने एक पल के लिए रुककर उसे हवा में रहने दिया। अनुज पूरी तरह से खो गया। क्या? मैंने कहा कि हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने विशेषज्ञ को नियुक्त करने की परेशानी से बचा दूंगी श्री चोपड़ा, क्योंकि भले ही वह हस्ताक्षर 100% असली हो, भले ही अनुज खुद स्वर्ग से उतरकर इस मेज पर बैठे और सभी के सामने इसे एक सुनहरी पेन से हस्ताक्षर करें, यह कागज जिस पर यह छपा है
उसके मूल्य के बराबर भी नहीं होगा। अनुज अब पूरी तरह से पीला पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? कैंड्रा ने नीचे झुककर एक बड़ा भारी चमड़े का बाइंडर निकाला। जब उसने इसे मेज पर रखा तो यह एक ठोस महंगा ध्वनि के साथ गिरा। कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट। यह, कैंड्रा ने कहा कवर पर थपथपाते हुए, सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट है। इसे 10 साल पहले श्री चोपड़ा की पत्नी सेरेना के निधन पर स्थापित किया गया था। उसने अनुज की तरफ सीधे देखा। श्री ईश्वरी चोपड़ा, मेरे ग्राहक, उस बंगलों के व्यक्तिगत मालिक नहीं हैं। उन्होंने 1 दशक से इसे नहीं रखा है। सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट उस संपत्ति का मालिक है और इस ट्रस्ट के कार्यकारी के रूप में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकती हूं, यह बिक्री के लिए नहीं है। अनुज का जबड़ा खुल गया। वह अपने कागजों को अधीरता से उलटने लगा। यह संभव नहीं है। हमने एक शीर्षक खोज की, संपत्ति ईश्वरी और सेरेना चोपड़ा के नाम पर है। एक लापरवाह वकील की आम गलती, कैंड्रा ने कहा। उसकी आवाज में दयालुता का कोई संकेत नहीं था। आपने एक साधारण 50,000 ऑनलाइन खोज की। आपने फुलटन काउंटी डॉकेट 15,000 और ARFR में ट्रस्ट में संपत्तियों के स्थानांतरण की जांच नहीं की। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में ध्यान देते तो आप जानते होते कि आपके ग्राहक का दस्तावेज बेकार है। अनुज ने प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा आतंक से भरा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके ग्राहक ने उसे धोखा दिया है, उसे धोखाधड़ी में शामिल किया है और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। उसने हकलाकर कहा, एक ट्रस्ट फंड? कौन सा ट्रस्ट फंड? उसने मुझ पर निराशा से देखा। वह बस एक बढ़ई है। यही मेरे ग्राहक ने कहा, बस एक रिटायर्ड बढ़ई। प्रिया इसे रोक नहीं सकी। सभी अभिनय, सभी नकली शोक, सभी गर्वित आत्मविश्वास, ये सब चूर चूर हो गया। वह इतनी तेजी से उठी कि उसकी कुर्सी लकड़ी के फर्श पर खड़खड़ाई और लगभग गिर गई। वह सही है, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज ऊंची छत वाले कमरे में गूंज उठी। मुखौटा हट गया। यह असली प्रिया थी। एक ट्रस्ट फंड? तुम झूठ बोल रही हो। उसने मुझे एक कांपते हुए लाल नाखून वाले अंगूठे से इशारा किया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उसे बस देखती रही। वह बस एक बूढ़ा आदमी है, एक रिटायर्ड। वह उस गंदगी में रहता है। वह पुराने कपड़े पहनता है। उसके पास ट्रस्ट फंड नहीं है। वह हाँफ रही थी। उसकी आंखें क्रोध और शुद्ध पशु आतंक के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। तुम झूठ बोलने वाले हो। तुम एक गरीब बूढ़े बढ़ई हो और तुम झूठ बोल रहे हो। कैंड्रा हेज ने अपनी आवाज नहीं बढ़ाई। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसने प्रिया की चीख को कांच की दीवारों पर गूंजने दिया और एक गहरे, स्तब्ध शांति में खो जाने दिया। अनुज, चमकदार सूट पहने वकील, पूरी तरह से खो चुका था। वह प्रिया और कैंड्रा के बीच देख रहा था, तेजी से बदलते जमीन पर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। यह असामान्य है। यदि आपके पास एक ट्रस्ट है तो हम दस्तावेज देखना चाहते हैं। कैंड्रा ने बस अपने हाथ बांध लिए। उसका ठंडा रहना प्रिया के क्रोध से अधिक डरावना था। ओह श्री चोपड़ा, उसने कहा। उसकी आवाज दया से लिपटी हुई। आप अभी भी इसे नहीं समझते हैं क्या? आप अभी भी घर के बारे में सोच रहे हैं। आप अभी भी छोटे वकील की तरह सोच रहे हैं। आप सोचते हैं कि यह एक छोटे से बंगलों के बारे में है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। आपका ग्राहक कहता है कि श्री चोपड़ा बस एक रिटायर्ड बढ़ई हैं। वह सही है। वह है। वह अपने हाथों से किए गए काम पर गर्व करता है। वह भी उस आदमी ने, जिसने पिछले 40 वर्षों में धीरे धीरे वो जमीन खरीदी जिस पर उन हाथों ने काम किया। ईश्वरी ने अपनी नजर प्रिया पर डाली, जो अभी भी खड़ी थी। सांस लेते हुए उसका चेहरा लाल और चित्तीदार था। प्रिया, तुम नई दिल्ली में कितने साल से हो? 5 साल। तुम नई इमारतें देखती हो, शानदार रेस्तरां देखती हो, पैसे देखती हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं पूछा कि यह जमीन किसकी थी जब यह फैशनेबल नहीं थी। ईश्वरी ने कहा। ईश्वरी और उसकी पत्नी सरेना ने उस पुरानी चौथी वार्ड में जमीन खरीदना शुरू किया जब और कोई इसे छूने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने इनमैन पार्क में जमीनें खरीदी जब वहां केवल गोदाम और टूटे फूटे रास्ते थे। उन्होंने इस शहर में विश्वास किया
वे सिर्फ यहां काम नहीं करते थे, बल्कि इसमें निवेश भी करते थे। ईश्वरी ने अपनी उंगलियों से बिंदुओं को गिनाया। आज सुबह तक सरेना कोलमैन ट्रस्ट, जिसे मैं संचालित करती हूं, पुरानी चौथी वार्ड में 12 अपार्टमेंट बिल्डिंगों के दस्तावेजों का स्वामी है। इसके पास इनमैन पार्क में 3 व्यावसायिक ब्लॉक हैं। उसने थोड़ी रुककर भव्य कमरे के चारों ओर इशारा करते हुए कहा, यह भी इस पूरी गगनचुंबी इमारत की जमीन का मालिक है। हम उनके किराएदार हैं। प्रिया का चेहरा लाल से एक बीमार चॉकलेटी सफेद रंग में बदल गया। उसकी घुटने जैसे डीले हो गए। रोन, सोलोवे ने अपनी जीभ घोंटने की आवाज बनाई। मैं इस पूरे समय चुप था। मैंने उस औरत को देखा जिसने मेरे बेटे से शादी की। उस औरत ने उसके अंतिम संस्कार में अपनी घड़ी देखी। उस औरत ने मुझे मेरे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने उसे सच का एहसास करते हुए देखा। अब मेरी बारी थी। मैंने आगे झुककर अपने हाथ, एक बढ़ई के कड़े और खुरदुरे हाथ, चमकीली मेज पर रख दिए। यह मेरा पहला बोलने का मौका था। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उस कमरे की मौन में यह एक हथौड़े की आवाज की तरह गूंजी। हम सरलता से जीते थे, मैंने कहा। प्रिया ने ऐसे झटके से प्रतिक्रिया दी जैसे मैंने चिल्लाया हो। मेरी पत्नी सरेना और मैं, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। हम महंगे कपड़े नहीं पहनते थे। हम महंगे कारें नहीं चलाते थे। हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हम निर्माण में विश्वास करते थे। हम काम में विश्वास करते थे। मैंने प्रिया की डरी हुई आंखों में सीधे देखा। मेरे बेटे अनुज को यह सब पता था। वह जानता था कि इसे कैसे प्रबंधित करना है, कैसे खाता पढ़ना है, कैसे अपनी मां और मेरे द्वारा बनाए गए साम्राज्य का सही रखवाला बनना है। मैंने कहा, वह मेरा वारिस था। मैंने शब्दों को गिरने दिया। वह पूरे संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की तैयारी कर रहा था, जिसका मूल्य प्रिया ने लगभग 20 करोड़ रुपए आंका था। धत्त तेरी! प्रिया सिर्फ बैठी नहीं, वह गिर गई। वह अपनी कुर्सी में गिर गई। उसके मुंह में एक खामोश ओ था, जो पूरी तरह से बेताब हैरानी का था। सारा वायु, सारा प्रतिरोध, सारा जहर बस गायब हो गया। 20 करोड़ रुपए। उसने एक 20 करोड़ रुपए के वारिस से शादी की, और उसने कभी नहीं जाना। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने यह नहीं देखा कि वह पूरे डीलरशिप की मालिक है। उसने 3 लाख रुपए के घर के लिए एक दस्तावेज बनाने की कोशिश की, यह नहीं जानकर कि वह एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है। उसके चेहरे पर जो नजर थी, वह सिर्फ हैरानी नहीं थी। ये एक जीवन भर की लालच का दुख था, जो यह समझने पर था कि उसने क्या खोया। रोन सोलोवे बस मुझे घूर रहा था। उसकी सस्ती कानूनी नोटबुक भूली हुई थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। तो तुम देख रही हो, ईश्वरी ने फिर से तेज आवाज में कहा, जहां मैंने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हुए। हमें उस छोटे से घर की कोई परवाह नहीं है जो कुतुब मीनार क्षेत्र में है। तुम इसे नहीं ले सकती। स्पष्ट रूप से ट्रस्ट दिन के अंत तक इसे अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन घर, उसने तिरस्कार भरी हाथ से इशारा किया, अब वह मुद्दा नहीं है। प्रिया ने ऊपर देखा, भ्रमित। उसका मन अब भी संख्याओं से चकराया हुआ था। क्या मुद्दा क्या है? ईश्वरी ने पूरी तरह से मेज के पार झुककर कहा। उसकी आंखें काले बर्फ के टुकड़ों की तरह थीं। मुद्दा यह है, उसने कहा, कि हम यह जानने में बहुत बहुत रुचि रखते हैं कि तुमने अपने पति के हस्ताक्षर को जाली क्यों बनाया। हमें यह जानने में बहुत रुचि है कि तुमने अपने ही वकील से क्यों झूठ बोला कि कोई आर्डर नहीं है, और हमें अत्यधिक रुचि है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। क्यों? मेरे ग्राहक का पुत्र, एक पूरी तरह से स्वस्थ 42 वर्षीय आदमी, अचानक और रहस्यमय तरीके से उस दिल का दौरा से मर गया जब तुमने देखा कि तुम उसके पैसे पर हाथ नहीं डाल सकती। प्रिया के चेहरे पर जो घबराहट थी, वह अब पैसे के बारे में नहीं थी। ये कुछ और पूरी तरह से था। यह पकड़े जाने का आतंक था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी बैग के लिए हाथ बढ़ाते हुए। उसकी आंखें दरवाजे की ओर घूम रही थीं। उसकी मृत्यु एक त्रासदी थी। यह एक दुर्घटना थी। यह उसका दिल था। प्रिया और उसके वकील के साथ बैठक 1 घंटे पहले खत्म हुई थी। रोन सोलोवे कमरे से लगभग भाग गया, एक कैटाटोनिक प्रिया को अपने पीछे खींचते हुए। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, वे बस भाग गए।
अब ईश्वरी का कार्यालय फिर से शांत था। आमने सामने की स्थिति का उत्तेजना कम हो गई थी और कड़वी सच्चाई पीछे रह गई थी। मेरा बेटा मर चुका था और उसकी पत्नी लगभग निश्चित रूप से जिम्मेदार थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और ईश्वरी अंदर आई। उसके पीछे एक आदमी था जिसे मैं नहीं जानता था। वह एक बड़ा आदमी था जो एक पुरानी ओक के पेड़ की तरह मजबूत था। उसने ऐसा सूट पहना था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह उसमें सोया हो, लेकिन उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। बहुत समय से लोगों को देख रहा था और एक भी विवरण नहीं छोड़ रहा था। केंद्रा ने कहा, ये हैं मलाची रिवर्स। मल, ये मेरे क्लाइंट हैं, श्री ईश्वरी चोपड़ा। मलाची या मल, जैसा कि उसने खुद को बताया, ने मेरा हाथ मिलाया। उसका हाथ मजबूत था, उसकी पकड़ मेरी तरह ही कठोर। श्री चोपड़ा, मैं आपके नुकसान के लिए खेद प्रकट करता हूं। केंद्रा बताती है कि आप एक जटिल स्थिति में हैं। मल सबसे अच्छे हैं, केंद्रा ने कहा टेबल पर बैठते हुए। वह 20 सालों तक एपीडी में एक जासूस थे, हत्या के मामले। अब वह हमारे जैसे लोगों के लिए चीजें खोजते हैं, वो चीजें जिन्हें पुलिस के पास देखने का समय नहीं होता। मल ने सिर हिलाया, अपनी जगह लेते हुए। उसने एक छोटी सी पुरानी चमड़े की नोटबुक और एक पेन निकाली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। वह एक पेशेवर श्रोता था। मैंने गहरी सांस ली। अपने परिवार के बारे में इस तरह बात करना अजीब लग रहा था, जैसे कोई विश्वासघात। लेकिन अनुज चला गया था। भावनाओं की रक्षा करने का समय खत्म हो गया था। यह न्याय के बारे में था। प्रिया, मेरी बहू, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज अभी भी खुरदुरी थी। उसने कहा, अनुज कर्ज में था, इसी वजह से उसने सपोजली उसके नाम पर घर कर दिया। मल ने बस सिर हिलाया और लिखने लगा। सपोजली ये एक झूठ है। मैंने कहा, मेरा बेटा अनुज, वह एक अच्छा लड़का था। उसने अपने पैसे के साथ समझदारी से काम किया। उसने अपने बलबूते पर अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया, थोड़ी मदद के साथ। लेकिन वह लापरवाह नहीं था, वह जुआरी नहीं था, वह मूर्ख नहीं था। मैंने रुककर कहा, वह उसके प्रति अंधा था। उसने प्रिया से अंधे प्यार किया। मैंने उसे बताया, मैंने उसे चेतावनी दी। मुझे पिछले क्रिसमस की बातचीत याद है। मैं और अनुज मेरे कार्यशाला में, हवा में लकड़ी की गंध थी। बेटा, मैंने कहा, तेरी यह पत्नी, वो पैसे ऐसे खर्च करती है जैसे पानी, और उसकी आंखें वे भूखी हैं। अनुज बस हंस दिया। पिताजी, आप बस पुराने जमाने के हैं। प्रिया महत्वाकांक्षी है, उसे बस अच्छी चीजें पसंद हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। मैंने उस याद को दबा दिया। मैंने उसे चेतावनी दी। मैंने मल से कहा, उसने नहीं सुना। अब वह कहती है कि वह कर्ज में था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा कर्ज में था, मुझे लगता है कि वह थी। मैं चाहता हूं कि आप उसकी वित्तीय स्थिति की जांच करें, उसकी, न कि उसके। मलाची ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्नी की वित्तीय जानकारी, कर्ज, जुआ, क्रेडिट कार्ड। समझ गया। केंद्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मल, स्थिति यह है। प्रिया ने श्री चोपड़ा के घर के लिए एक जाली क्विट क्लेम डीड पेश किया। उसने यह अपने पति की अचानक मौत के बाद किया, जो एक दिल के दौरे से हुई। उसे विश्वास था कि श्री चोपड़ा एक रिटायर कारपेंटर हैं जिनके पास एक ही घर है। उसे आज ही पता चला है कि वास्तव में वह एक $20 मिलियन के ट्रस्ट का प्रमुख है और उसका दिवंगत पति एकमात्र उत्तराधिकारी था। मलाची का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी पेन एक पल के लिए रुक गई। उसने केंद्रा की ओर देखा। सही 20 मिलियन, केंद्रा ने कहा, और उसे इसके बारे में नहीं पता था, जिसका मतलब है कि वह धोखाधड़ी और संभवतः ही हत्या करने के लिए इतनी डेस्परेट थी, एक 300 सिराजारानजर डॉलर के घर के लिए। यह एक अद्भुत कारण है, मल ने धीरे से कहा। और भी बेहतर होता है, केंद्रा ने जारी रखा। अनुज ने पहले ही तलाक के लिए आवेदन कर दिया था और उसने मरने से 3 दिन पहले एक नया वसीयतनामा साइन किया, जिससे उसे पूरी तरह बाहर कर दिया। मलाची ने एक हल्की सी आवाज निकाली। तो उसे पता था कि वह कुछ भी छोड़ने वाली है, न घर, न पति, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बिल। यही हमें चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज दृढ़ थी।
प्रिया ने कहा, अनुज कर्ज में था। मैं कहता हूं कि वह थी। उस कर्ज को खोजो, पता करो कि वह किसे कर्जी थी, पता करो कि वह वास्तव में कितनी डेस्परेट थी। केंद्रा ने उसे एक फाइल दी। यहां उसके बारे में सब कुछ है, समाज कल्याण नंबर, बैंक खाते, हम जानते हैं उसकी गाड़ी, उसकी कार्यस्थल। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उसने नाश्ते में क्या खाया। मैं हर कॉल जानना चाहता हूं जो उसने की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने कोई असामान्य रासायनिक पदार्थ खरीदा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने अपने कंप्यूटर पर दिल का दौरा कैसे करना है, इस पर खोज की। केंद्रा, मैंने जोड़ा, मैं जानना चाहता हूं क्यों वह ऐसा क्यों करेगी, क्यों वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसके पास वही था, उसे मेरे बेटे का प्यार मिला था, क्या यह काफी नहीं था? मलाची रिवर्स ने अपनी नोटबुक बंद की। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उसके आंखों में पेशेवरता के अलावा कुछ देखा। मैंने देखा एक ऐसे आदमी की आंखें जो लोगों की सबसे बुरी स्थिति को भी देख चुका था। श्री चोपड़ा, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। मेरे अनुभव में उसके जैसे लोगों के लिए यह कभी पर्याप्त नहीं होता। प्यार बिल नहीं चुकाता जब बिल जुआरी से हो। वह खड़ा हुआ, फाइल को अपने हाथ में दबाते हुए। मैं उसकी वित्तीय स्थिति से शुरू करूंगा, जुआ के कर्ज, क्रेडिट कार्ड। फिर मैं पिछले 2 हफ्तों में उसकी गतिविधियों का पता लगाऊंगा। वह कहां गई, किससे मिली। मैं उस गैस स्टेशन के सुरक्षा फुटेज को खींचूंगा जिसका आपने जिक्र किया था, केंद्रा। मैं उसके कर्ज देने वालों का पता लगाऊंगा। उसने मेरी ओर देखा। आप सही हैं श्री चोपड़ा, आपका बेटा कर्ज में नहीं था, वह थी। और जब आप गड्ढे में इतना गहरे होते हैं तो आपको किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, आपको बस एक अवसर चाहिए। केंद्रा बोली, सब कुछ खोजो मल। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हों। यह अब सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है। मैं समझ गया, मल ने कहा। यह न्याय के बारे में है। हत्या। मैं 48 घंटों के भीतर संपर्क में रहूंगा। उसने मुझे एक बार सिर से नोट किया, जो सम्मान का संकेत था, और फिर वह चला गया। प्रिया और मैं उस सन्नाटे में बैठे रहे जो उसने पीछे छोड़ा था। पहला कदम उठाया गया, पहला पत्थर फेंका गया। अब हमें बस लहरों का इंतजार करना था। वह अच्छा है, मैंने कहा। वह सबसे अच्छा है, प्रिया ने जवाब दिया। वह इसे ढूंढ लेगा। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। शहर अभी भी चमक रहा था। यहां से देखने पर यह इतना शांत लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वहां नीचे सड़कों पर एक शिकारी आजाद घूम रहा था। एक महिला जिसने मेरे बेटे पर मुस्कुराया था, और फिर मुझे यकीन था कि उसने उसका दिल रोक दिया। उसने मुझे बूढ़ा आदमी कहा। मैंने धीरे से कहा, ज्यादातर खुद से। क्या? प्रिया ने पूछा। ब्रेंडा, घर पर अंतिम संस्कार के बाद उसने मुझे बूढ़ा आदमी कहा। उसने सोचा कि मैं बस एक गरीब दुखी बूढ़ा आदमी हूं। उसने सोचा कि मैं कमजोर हूं। उसने सोचा कि मैं कुछ नहीं जानता। उसने सोचा कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने खिड़की से मुंह मोड़कर अपने वकील की ओर देखा। एक ठंडी, कठोर गुस्से की लहर मेरे हड्डियों में बसने लगी, मुझे ताकत दे रही थी। उसे यह पता चलने वाला है कि वह कितनी गलत थी। प्रिया का कार्यालय शांत था। हमारी ब्रेंडा से बैठक के बाद से 48 घंटे बीत चुके थे। 48 घंटे तक मैं अपने होटल के कमरे में फर्श पर चक्कर काटता रहा, इंतजार करता रहा। प्रिया काम कर रही थी, कॉल कर रही थी। उसकी आवाज मेरे गम के बैकग्राउंड में एक स्थिर गुनगुन थी। मैं उस शांत होटल में बैठा रहा, अटलांटा के स्काईलाइन को देखते हुए, अनुज के बारे में सोचते हुए, 42 वर्षों के बारे में। मलकाय रिवर्स समय पर पहुंचे। ठीक 9 बाबालान चिलान की बुहारन 9 खान बजे उन्होंने एक बार दस्तक दी और प्रिया के कार्यालय में एक पतले ब्रीफकेस और उसी पुरानी चमड़े की नोटबुक के साथ प्रवेश किया। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने मुझे नोट किया और प्रिया ने बैठकर उसकी फाइल खोली। उन्होंने औपचारिकताओं पर समय बर्बाद नहीं किया। मिस्टर चोपड़ा, मिसेस हेज, उनकी आवाज कमजोर गड़गड़ाहट में शुरू हुई। आपने मुझसे पूछा था कि क्या ब्रेंडा चोपड़ा कर्ज में है। क्या वह कर्ज में थी? मैंने पूछा। मेरी आवाज खुरदरी थी। मलकाई ने मेरी ओर देखा। मिस्टर चोपड़ा, आपकी बहू सिर्फ कर्ज में नहीं थी,
वह उसमें डूब रही थी। आपने कहा कि वह एक शोकाकुल विधवा की तरह व्यवहार कर रही थी। यह वही भूमिका है जो वह निभा रही है, प्रिया ने कहा, उसके हाथ डेस्क पर जुड़े हुए। तो मलकाई ने कहा, उसका गम उसे एक रोड ट्रिप पर ले गया। अंतिम संस्कार के अगले दिन, जिस दिन उसने अपनी कार चलाई, अनुज ने 5 घंटे उत्तर की ओर भुगतान किया। उन्होंने एक चमकदार फोटोग्राफ पॉलिश किए हुए टेबल पर फेंका। यह फाइल की तस्वीर नहीं थी, यह धुंधली थी, दूर से ली गई थी। ब्रेंडा? वह एक ब्लैक जैक टेबल पर खड़ी थी, उसके सामने चिप्स का ढेर था। वह नहीं रो रही थी, वह निराश दिख रही थी। उसकी आंखें कार्ड्स पर चिपकी हुई थीं। यह कहाँ है? मैंने पूछा। मेरा पेट मरोड़ रहा था। यह मुख्य फ्लोर है हॉर्स शू कैसीनो में, चेरोकी, नॉर्थ कैरोलिना, मलकाई ने कहा। 12 घंटे पहले ली गई थी। वह पूरी रात वहां थी और वह सिर्फ जुआ नहीं खेल रही थी, वह बुरी तरह हार रही थी। उन्होंने एक दूसरा फोटो फेंका। यह एक खंभे के खिलाफ खड़ी ब्रेंडा की तस्वीर थी। वह डरावनी लग रही थी। उसके सामने एक बड़ा व्यक्ति एक सस्ते सूट में खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह एक अच्छा स्माइल नहीं था। वह कौन है? प्रिया ने पूछा, झुकते हुए। उसका नाम है स्लिक विन्नी रूसो, मलकाई ने कहा। वह कैसीनो का कर्मचारी नहीं है, वह कर्ज देने वाला है। वह मारिएटा में ऑपरेशन चलाता है। वह खुश नहीं दिख रहा था। मेरे ग्राउंड पर आदमी ने कहा कि वह और समय मांग रही थी। वह वहां मजे के लिए नहीं थी मिस्टर चोपड़ा, वह या तो चुकाने के लिए थी या भीख मांगने के लिए। तो मैं सही था, मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी। वह गहरी समस्याओं में है। आपको इसका आधा भी नहीं पता, मलकाई ने जवाब दिया। उसने अपनी नोटबुक खोली। आपने कहा कि उसने अनुज पर कर्ज में होने का आरोप लगाया। यह वही था जिसे मैंने पहले चेक किया। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें बस 1 सेकंड के लिए नरम हो गईं। आपका बेटा मिस्टर चोपड़ा? वह साफ था, सुनियोजित। उसका मैकेनिक शॉप पूरी तरह से लाभ में था। उसका क्रेडिट स्कोर 823 था। उसके पास संपत्ति करके अपने हिस्से के अलावा कोई कर्ज नहीं था जो समय पर चुका दिया गया था। वह एक ठोस नागरिक था। जैसा कि हमने सोचा था, प्रिया ने कहा। लेकिन ब्रेंडा? मलकाई ने जारी रखा। ब्रेंडा कागजों पर वित्तीय भूत है। उसके नाम पर कोई आधिकारिक क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई कार लोन, कोई मॉर्टगेज, कुछ भी नहीं, जो 2025 में 40 वर्षीय महिला के लिए अजीब है। वह हमेशा कहती थी कि अनुज सारे पैसे का ध्यान रखता था, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह करता था, मलकाई ने कहा, लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं, वह उसके जीवन का खर्चा उठा रहा था, लेकिन उसकी आदतों का नहीं। मुझे और गहराई में जाना पड़ा। मैंने ऑफशोर खातों, कोस्टा रिका में स्थित ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग साइटों से रिकॉर्ड खींचे और वहीं मुझे असली कहानी मिली। उसने अपनी नोटबुक में एक पन्ना पलटा। मिसेस चोपड़ा के पास 3 सक्रिय उच्च ब्याज वाली क्रेडिट लाइनें हैं जो ऑफशोर जुए की साइटों के साथ हैं। वह अपनी हारों को ढकने के लिए उनमें पैसे को इधर उधर कर रही है और वह लंबे समय से बहुत हार रही है। प्रिया आगे झुकी। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। कितना, मलकाई? इस सुबह तक, मलकाई ने कहा। ऑनलाइन साइटों और मेरे स्रोत के अनुसार जो स्लिक विन्नी को वह देती है, वह एक $50,000 के कर्ज में है। $50,000। कमरा ठंडा लगने लगा। अनुज की पूरी जीवन की बचत बाजार में जो उसने बनाया था, वो भी इसे कवर करने के लिए काफी नहीं था। और ईश्वरी की ट्रस्ट? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, इसकी कीमत 20 मिलियन है। वो एक सोने की खान पर बैठी थी और 1 पैसा भी नहीं पा रही थी। बात और भी खराब है, अनुज ने कहा। उसने इसे छूने की कोशिश की। मैंने पिछले महीने के 3 अस्वीकृत लोन आवेदन पाए हैं। सभी प्रयास आपके बंगलों के खिलाफ होम इक्विटी लोन के लिए थे। सभी फर्जी, सभी अनुज के नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग करके। बैंकों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर नहीं है। इसलिए उसने दस्तावेज को फर्जी बनाया। मैंने कहा, अब सारी बातें एक जगह आ रही हैं। उसने दस्तावेज को फर्जी बनाया यह सोचकर कि वह घर को गिरवी रखकर वह विनीत को चुकता कर सकती है। उसे तो लगा होगा कि ट्रस्ट बस कुछ कानूनी बकवास है जिसे वह नजरअंदाज कर सकती है। बिल्कुल, अनुज ने कहा। वह निराश थी। उसके पास वक्त नहीं था।
वह किसी भी संपत्ति को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनुज को पता चल गया। प्रिया ने ऊपर देखा। झगड़ा? आपने सुरक्षा फुटेज पाया? मैंने पाया, अनुज ने कहा। उसने अपने ब्रीफकेस से एक छोटा लैपटॉप निकाला और उसे पलटा दिया। यह बीपी स्टेशन का फुटेज है, जहां वह रात को मरा था। 911 पर कॉल उनके अपार्टमेंट से रात 10:03 बजे की गई थी। यह फुटेज 9:15 बजे का है। उसने प्ले बटन दबाया। वहां था अनुज की परिचित नीली फोर्ड ट्रक गैस स्टेशन की रोशनी में खड़ी थी। अनुज ड्राइवर की सीट पर था, प्रिया यात्रियों की सीट पर थी। आवाज नहीं थी, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी। उस ट्रक के अंदर का दृश्य हिंसक था। अनुज चिल्ला रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा था जो मैंने अपने बेटे में पहले कभी नहीं देखा था। 42 साल में एक बार भी नहीं। वह पूरे शरीर को कसकर पकड़ रहा था। प्रिया उसके जवाब में चिल्ला रही थी, उसका चेहरा विकृत और भद्दा। हे भगवान, मैंने फुसफुसाया। मेरा हाथ मेरे मुंह पर आ गया। उसके हाथ में वो क्या है? प्रिया ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। देखो, अनुज ने कहा। अनुज ने जोर से कुछ कहा जो हमें सुनाई नहीं दिया। उसने मोटे कागजों का एक ढेर उठाया और उसे प्रिया के चेहरे पर फेंक दिया। सफेद पन्ने कैब में बिखर गए, डैशबोर्ड और उसके गोद में जैसे कन्फेटी की तरह। प्रिया ने पीछे हटकर, जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। फिर वह गुस्से में चिल्लाने लगी, कागजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ उन्हें पकड़ने के लिए लपक रहे थे। अनुज ने बस उसके चेहरे की ओर उंगली उठाई, उसका हाथ सीधा और कांपता हुआ, चिल्लाते हुए। फिर उसने स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से दोनों हाथ मार दिए कि पूरा ट्रक झूल गया। वह उसे बता रहा था कि यह सब खत्म हो गया है। मुझे पता था कि मेरा बेटा, यही अंत था। अनुज ने वीडियो रोक दिया। वह 2 मिनट बाद चला गया। इसके 1 घंटे के अंदर प्रिया ने 911 पर कॉल की कि उसका पति बेहोश है और दिल के दौरे से सांस नहीं ले रहा। मैं अपने बेटे के गुस्से और धोखे से भरे चेहरे की जमी हुई तस्वीर को देखता रहा। वो कागज क्या थे अनुज? क्या यह फर्जीवाड़ा था? जुए के कर्ज? मैंने यही सोचा, अनुज ने कहा। लेकिन दस्तावेज केवल एक था। बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन यह मोटा था, कम से कम 20-30 पन्ने। यह आधिकारिक दिखाई दे रहा था। मैं फंस गया था। मैंने कल पूरा दिन यह समझने की कोशिश की कि वो कागज क्या थे। मैं कुछ नहीं ढूंढ सका। लेकिन आपने कुछ पाया? मैंने कहा। यह सवाल नहीं था। मैंने पाया, अनुज ने उत्तर दिया। मैं सोचने लगा, अगर अनुज ने फर्जीवाड़े और $150,000 के कर्ज के बारे में पता लगा लिया, तो एक समझदार आदमी का पहला कदम क्या होता है? वह सिर्फ एक गैस स्टेशन पर नहीं चिल्लाता, वह अपनी सुरक्षा करता है। प्रिया का सिर झटके से ऊपर उठा। वह अपने वकील को बुलाता है। बिल्कुल, अनुज ने कहा। लेकिन उसने आपको नहीं बुलाया, मैडम हेज। आपने ट्रस्ट का प्रबंधन किया। यह विवाहिक था, यह व्यक्तिगत था। एक तलाक का वकील, प्रिया ने फुसफुसाया। बिंगो, अनुज ने कहा। मैंने अनुज के निजी सेल फोन रिकॉर्ड की जांच की पिछले 2 हफ्तों के लिए। उसने एक नंबर पर 3 कॉल की, जिसे मैं पहचानता नहीं था। बखेड़ में एक निजी कानून कार्यालय, एक महंगे पारिवारिक कानून विशेषज्ञ नाम की मारिया फ्लोर्स, बहुत गोपनीय, बहुत महंगा। एक तलाक का वकील। मैंने यह शब्द कहा जो मेरी जीभ पर अजीब लग रहा था। अनुज, वही। वह आखिरकार उसे छोड़ रहा था। एक भयानक दुख जिसमें एक तेज राहत मिली। वह बाहर निकल रहा था। ऐसा ही लगता है, श्री चोपड़ा, अनुज ने कहा। मैं आज सुबह उस कार्यालय गया। मैंने मिस फ्लोर्स को अपनी पहचान दिखाई, हालात समझाए। वह हिचकिचा रही थी, वकील ग्राहक गोपनीयता का हवाला देते हुए। लेकिन जब मैंने संदिग्ध मौत और 20 मिलियन ट्रस्ट के शब्दों का उल्लेख किया, तो वह बहुत सहयोगी हो गई। अनुज ने अपने ब्रीफकेस से एक अंतिम फाइल निकाली। यह एक पतली कानूनी लिफाफा था। उसने इसे मेज पर खिसकाया। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। उसका हाथ उस पर रेस्टेड हुआ। ये, अनुज ने कहा, वो कागज हैं जो अनुज ने उसके चेहरे पर फेंके थे। मेरा हाथ कांप रहा था। प्रिया ने लिफाफा खोला और उसके अंदर का सामान बाहर निकाला। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। उसने उन्हें मेज पर बिछा दिया। पहला था एक तलाक की याचिका जो उसने मरने से 2 दिन पहले दायर की थी। दूसरा एक
नया वसीयतनामा था। वकील ने कहा कि अनुज इससे बेहद गर्वित था। अनुज ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। उसने इसे साइन किया, गवाहों से प्रमाणित कराया और मरने से सिर्फ 3 दिन पहले नोटरी करवाया। वह अपनी संपत्तियों की रक्षा कर रहा था। वह आपकी रक्षा कर रहा था, श्री चोपड़ा। मैंने आगे बढ़कर कागज को छुआ। यह अनुज का नया वसीयतनामा था। यह सरल था। यह एक पन्ना था। इसने सभी पूर्व वसीयतों को रद्द कर दिया। और इसने कहा, ईश्वरी चोपड़ा ने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में लिखा था कि उसकी संपत्ति, उसका व्यवसाय, उसका ट्रक, उसकी बचत और सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट के बाहर सब कुछ उसके पिता ईश्वरी झेड चोपड़ा को छोड़ दिया गया था। प्रिया का नाम कहीं नहीं था। मैंने केंद्रा की ओर देखा और उसने मेरी ओर। पहेली का अंतिम भयानक टुकड़ा अपने स्थान पर आ गया। प्रिया केवल यह नहीं जानती थी कि वह कर्ज में है। उसे यह भी पता था कि उसे अलग किया जा रहा है। उसे यह पता था कि उसे तलाक दिया जा रहा है। उसे यह पता था कि उसे संपत्ति से बाहर किया जा रहा है। वह सिर्फ एक घर नहीं खो रही थी, वह सब कुछ खो रही थी। और उस रात उस पेट्रोल पंप पर अनुज ने उसे सबूत दिया था। मैंने महसूस किया कि वह उसे एक भयानक झटका के साथ हत्या का अपना खुद का कारण दे रहा था। मलाचाई मेरे सामने केंद्रीय कांच की दीवार वाले सम्मेलन कक्ष में बैठा था। उसके हाथ में फाइल पतली थी, लेकिन वह एक समाधि पत्थर की तरह भारी लग रही थी। 1,50,000 रुपये, मलाचाई ने कहा। उसकी आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट थी जो पॉलिश की गई मेज को झकझोर रही थी। यह मेरा संयमित अनुमान है, शायद यह और भी अधिक है। मैंने सिर हिलाया। यह संख्या मुझे चौंका नहीं पाई। यह बस उस पहेली के अंतिम टुकड़े की तरह फिट हो गई जिसे मैं कभी नहीं सुलझाना चाहता था। स्लिक विन्नी, रूसो को इंतजार करना पसंद नहीं है, मलाचाई ने आगे कहा। उसने उसे महीने के अंत तक का समय दिया। यह अनुज की मौत के 5 दिन बाद था। वह समय और विकल्पों से बाहर थी। केंद्रा, जो खिड़की के पास शहर की ओर देख रही थी, घूम गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जो हम यहां लेकर आए हैं, उसने कहा, मेज की ओर चलते हुए। वह एक मनीला लिफाफा पकड़े हुए थी। यह उसके फाइलों से नहीं था, यह बाहर से आया था। मारिया फ्लोरेस, तलाक की वकील जिसे मलाचाई ने खोजा है, ने यह आज सुबह मुझे दिया। उसने कहा कि अनुज जब उसके पास आया तो वह उत्तेजित था। वह गुस्से में था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ भी था। उसने कहा कि उसे लगा प्रिया किसी भी चीज के लिए सक्षम है। मेरे हाथ मेज पर कस गए। वह सही था, केंद्रा ने धीरे से कहा। फ्लोरेस आंटी ने कहा कि अनुज ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद उससे मूल कॉपी रखने को कहा। उसने कहा कि वह प्रिया को प्रतियां देने वाला है। वह यह व्यक्तिगत रूप से करना चाहता था। उसने कहा कि उसे देखना चाहिए कि यह सच है। उसे जानना चाहिए कि यह खत्म हो गया है। केंद्रा ने मेरी ओर देखा। यह, उसने कहा, लिफाफे पर टैप करते हुए, मूल दस्तावेज हैं। ये वे कागज हैं जो अनुज ने अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंके थे 911 कॉल करने से 1 घंटे पहले। मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि केंद्रा ने अपने पतले स्थिर हाथों से लिफाफे को खोला और 2 दस्तावेज बाहर निकाले। उसने पहला मेरे पास धकेला। मुझे पढ़ने के चश्मे की आवश्यकता नहीं थी, यह देखने के लिए कि शीर्ष पर बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा था, तलाक की याचिका। मैंने अपने अंगूठे से नामों को छुआ। अनुज चोपड़ा, याचिकाकर्ता। प्रिया चोपड़ा, प्रतिवादी। मैंने देखा कि यह फुलटन काउंटी कोर्ट में उसके मरने से 2 दिन पहले दाखिल किया गया था। उसने यह किया। मैंने फुसफुसाया। एक भयानक धुआक मेरे ऊपर छा गया। वह आखिरकार उसे छोड़ रहा था। वह निकल रहा था। वह सुरक्षित था। केंद्रा ने कहा कि वह निकल रहा था। वह अपनी रक्षा कर रहा था और तुम्हारी भी। उसने दूसरा दस्तावेज मेरी ओर धकेला। यह अलग था। यह अदालत की फाइलिंग नहीं थी। यह सरल था। मैंने शीर्षक पढ़ा, अनुज चोपड़ा की अंतिम इच्छा और वसीयत। मैंने तारीख देखी, उसकी मौत से 3 दिन पहले, हस्ताक्षरित, गवाह और मारिया फ्लोरेस के कार्यालय में नोटरीकृत। मेरी आंखों ने पाठ को स्कैन किया। यह संक्षिप्त था, सीधे बिंदु पर, मेरे बेटे की तरह। मैं, अनुज चोपड़ा, इस प्रकार किसी भी पूर्व वसीयत और दस्तावेज को रद्द करता हूं।
मैंने अगले पैराग्राफ को पढ़ा। मैं अपने व्यक्तिगत संपत्ति का 100% हिस्सा, जिसमें मेरा व्यवसाय, अनुज का ऑटो रिपेयर, मेरे नाम पर सभी बैंक खाते, मेरा वाहन और सभी व्यक्तिगत सामान शामिल हैं, अपने पिता ईश्वरी चोपड़ा को प्रदान करता हूं। मैंने पैराग्राफ को बार बार पढ़ा, उस नाम की तलाश में जो वहां नहीं था। प्रिया का नाम गायब था। वह पूरी तरह से और कानूनी रूप से संपत्ति से बाहर की गई थी। कमरे में सन्नाटा था। केवल दूर से शहर की हलचल थी, 40 मंजिल नीचे। मैंने तलाक के कागजों को देखा। मैंने नई वसीयत को देखा। मैंने मलाचाई के शब्दों पर विचार किया। 1,50,000 रुपए। मैंने जाली दस्तावेजों के बारे में सोचा और मैंने उस ग्रेनी वीडियो के बारे में सोचा जो पेट्रोल पंप पर था। मेरा बेटा, उसका चेहरा क्रोध में काला, उन कागजों को उस महिला पर फेंक रहा था जो उस पर चिल्ला रही थी। वह केवल उस पर चिल्ला नहीं रहा था, वह उसे दिखा रहा था। वह उसे उसके पूरे संसार का अंत दिखा रहा था। मैंने केंद्रा की ओर देखा। ठंडी और कठोर सत्यता अंततः मेरे दिल में बैठ रही थी, तेज और भारी जैसे एक स्टील का टुकड़ा। उसे पता था, मैंने कहा। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वह मृत थी। उस रात, मैंने कहा, उस ट्रक में उसे पता था वह सिर्फ एक घर नहीं खो रही थी जिसे वह नहीं पा सकती थी, वह सब कुछ खो रही थी। मैं खड़ा हुआ, कुर्सी को खिसकाकर, और कांच की दीवार की ओर बढ़ा। मैंने शहर की ओर देखा, उन सभी गाड़ियों को चलाते हुए, उन सभी लोगों को जो अपनी जिंदगी जी रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि यहां क्या हो रहा था। तलाक का मतलब था कि उसे जीवन में उससे कुछ नहीं मिलेगा। वसीयत का मतलब था कि उसे उसकी मृत्यु में कुछ नहीं मिलेगा। कर्ज का मतलब था कि उसके लेनदार उसे तोड़ने वाले थे। उसके पास कुछ नहीं था। मैंने फुसफुसाया। उसने उसे केवल यह साबित किया कि उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा था। मुझे खोने का एहसास हुआ। मैंने पलटा और उनके सामने खड़ा हो गया। दुख अभी भी मेरे दिल में एक गर्म कोयले की तरह था, लेकिन अब इसके चारों ओर ठंडी न्यायपूर्ण गुस्सा थी। प्रिया ने खड़ी होकर अपना चेहरा ठंडी क्रोध का मुखौटा बना लिया। बिल्कुल सही ईश्वरी, उसने कहा। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से कांप रही थी। यह अब एक जाली हस्ताक्षर की बात नहीं है। यह धोखाधड़ी के बारे में नहीं है। यह एक घर के बारे में नहीं है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह, उसने कहा, मकसद है। यह पूर्व नियोजित है। यह हत्या है। जब डाकिया आया, अनुज मेरे बंगलों में था, मेरी पत्नी का बंगलो। वह शायद इस बात की गिनती कर रहा था कि कब वह सेरेना के पुरातन फर्नीचर को बेच सकेगा। उसने बड़े कानूनी लिफाफे पर एक नाराजगी के साथ हस्ताक्षर किया, शायद सोचते हुए कि यह बस उसके अपने अयोग्य वकील से और पेपर वर्क है। उसने इसे अपने लंबे लाल नाखून से फाड़ा। उसने दस्तावेज निकाले। काश मैं उस क्षण में उसके चेहरे को देख पाता। उसने पहली पृष्ठ पढ़ी। यह प्रिया के वकील के कार्यालय से एक औपचारिक नोटिस था जो उसे सूचित कर रहा था कि एक नागरिक जांच चल रही है जो धोखाधड़ी के दस्तावेज से संबंधित है। उसने शायद उस पुरानी खबर पर हंसते हुए कहा। फिर उसने दूसरी पृष्ठ पढ़ी। यह फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति थी। इसमें वैज्ञानिक भाषा में बताया गया था कि हस्ताक्षर किस प्रकार जाली था। इसमें हिचकिचाहट के निशान, असामान्य दबाव और स्पष्ट ट्रेसिंग के सबूत का उल्लेख था। उसका दिल शायद तब थोड़ा तेज धड़कने लगा होगा। फिर उसने तीसरी पृष्ठ पढ़ी। यह मारिया फ्लोरेस के शपथ पत्र की एक प्रति थी, अनुज के तलाक के वकील। इसमें लिखा था कि अनुज ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसकी सेवाएं ली थीं। प्रिया की सांस शायद उसकी गले में अटक गई। फिर उसने चौथी और अंतिम पृष्ठ पढ़ी। अनुज की नई वसीयत की एक प्रमाणित प्रति। वह वसीयत जिसने उसे कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कागजात शायद उसके हाथों से फिसल गए। वह सिर्फ घर नहीं खो रही थी, उसने पहले ही अनुज के मरने से पहले सब कुछ खो दिया था। सब कुछ, उसकी पूरी योजना बेकार हो गई थी। वह फंस गई थी। वह एक आत्मस्वीकृत धोखेबाज थी। मैं उसे फर्श पर चलने की कल्पना कर सकता हूं, आतंकित। मेरे घर की दीवारें उसे घेर रही थीं। उसने शायद पुलिस के बारे में सोचा, उनके सवालों के बारे में, संदिग्ध परिस्थितियां। उसने शायद अपने कर्जों के बारे में सोचा। 5 करोड़ रुपए, चतुर विननी रूसो।
महीने का अंत निकट था। वह सिर्फ गरीब नहीं होने वाली थी, वह सिर्फ बेघर नहीं होने वाली थी, वह जेल जाने वाली थी। फिर उसने अनुज के बारे में सोचा, उसकी मृत्यु के बारे में, उस दिल के दौरे के बारे में। उसे एहसास हुआ कि ईश्वरी और प्रिया सिर्फ घर की जांच नहीं कर रहे थे, वे उसकी जांच कर रहे थे। वे एक हत्या की तलाश में थे। वह पूरी तरह से और पूरी तरह से कोने में थी। सारे तथ्य, सारा धन, सारा कानून, सब कुछ मेरे पक्ष में था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसने वही किया जो कोने में फंसे जानवर करते हैं। उसने काटने का फैसला किया। वह मुझसे तथ्यों पर लड़ नहीं सकती थी। तथ्य उसे उसकी पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देंगे। वह मुझसे पैसे पर लड़ नहीं सकती थी। उसने अभी अभी पाया कि मेरे पास सब कुछ है और उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए उसने मुझसे लड़ने का फैसला किया, उस एक अस्त्र से जो उसके पास बचा था, एक ऐसा अस्त्र जिसका उपयोग करना उसे पता था। उसने मुझसे जनमत की अदालत में लड़ने का फैसला किया। वह कहानी बदल देगी। यह एक दुखी पिता के बारे में नहीं होगा जो अपने मारे गए बेटे के लिए न्याय मांग रहा है। ओह नहीं, वह इससे कहीं ज्यादा चतुर थी। उसने अपना फोन उठाया। उसके हाथ शायद अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से कांप रहे थे। उसने अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया, उधारी देने वालों और बुकियों के बीच से निकलते हुए, जब तक कि वह एक नाम नहीं पाई। डॉनी प्राइस, चैनल 5 न्यूज। एक स्थानीय पत्रकार जिसे उसने एक बार पार्टी में मिला था। एक ऐसा आदमी जो हमेशा एक रसदार, सनसनीखेज कहानी की तलाश में रहता था। उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला तो वह अब आतंकित धोखेबाज नहीं रही। वह दुखी विधवा बन गई। उसने आंसू बुलाए। उसने कॉल बटन दबाया। डॉनी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सही तरीके से टूट रही थी। डॉनी प्राइस, मैं प्रिया हूं, अनुज की पत्नी। उसने एक क्षण रुका, एक सही समय पर सिसक लेते हुए। हाँ हाँ, धन्यवाद, यह बस एक बुरा सपना है। धन्यवाद आपके कार्ड के लिए। एक और रुकावट। डॉनी, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे नहीं पता कि और किससे बात करूं। कुछ भयानक हो रहा है। ये मेरे ससुर ईश्वरी चोपड़ा के बारे में है। हां, वही जो सारी संपत्ति का मालिक है। वह मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। डॉनी, मैं एक विधवा हूं। मेरे पति को केवल 2 दिन हुए हैं और वह मुझे सड़क पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मैंने कागजात फर्जी किए हैं। वह कह रहा है, ईश्वर, वह कह रहा है कि मैं एक अपराधी हूं। वह अब सच में रो रही होगी, मुझे यकीन है। पूरी तरह से चालाकी से भरे आंसू। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैं केवल एक दुखी महिला हूं, डॉनी, और वह एक अमीर, शक्तिशाली काला करोड़पति है और वह मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने सारे पैसे, अपने सारे वकीलों का उपयोग कर रहा है और मेरे पास कोई नहीं है। कृपया, क्या आप बस मेरी कहानी बता सकते हैं? उसने सुना, फिर नॉडेड किया, अपने नकली आंसुओं को पोंछते हुए। हां, मैं 1 घंटे में तैयार हो सकती हूं। धन्यवाद डॉनी, आप मेरी जिंदगी बचा रहे हैं। उसने फोन रख दिया। आंसू तुरंत रुक गए। उसका चेहरा, मैं कल्पना करता हूं, एक मुखौटे में बदल गया, जिन्हें ठंडे, कठोर गणना की आदत थी। वह अदालत में जीत नहीं सकती थी, इसलिए वह मुझे 6 की खबरों पर दोषी ठहराने वाली थी। देखते हैं नई दिल्ली को यह कहानी पसंद आती है, बूढ़े आदमी। उसने शायद खाली चुप घर में फुसफुसाया। देखते हैं वे गरीब, शोकाकुल विधवा के खिलाफ कैसे हो जाते हैं। मैं अपने होटल के कमरे में था जब प्रिया ने मुझे बुलाया। उसने नमस्ते नहीं कहा। उसने बस कहा, चैनल 5 खोलो। मैं रिमोट के लिए हाथ बढ़ाने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। होटल की टीवी पर 6 बजे की खबरों का स्क्रीन प्रकट हुआ। वहां मेरा घर, मेरी बालकनी थी, जिस पर मैंने और सरेना ने हजारों रातें बिताईं, दुनिया को गुजरते हुए देखा। और वहां प्रिया थी। वह छोटी, नाजुक लग रही थी। उसने एक सादी सफेद ब्लाउज पहन रखी थी, बिना मेकअप के। उसके बाल पीछे खींचे हुए थे। वह एक शिकार की तरह दिख रही थी। वह रिपोर्टर पंडित रामू से बात करते हुए एक मुरझाए हुए टिश्यू से अपनी आंखें पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर पेशेवर चिंता का मास्क था। मुझे नहीं पता मैं और कहां जाऊं, प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में टूटन थी। मेरे पति अनुज बस कुछ दिनों के लिए गए हैं। उसने एक गहरी आह भरी। उसकी आवाज गले में अटक गई।
कैमरा उसके गाल पर बहते हुए एक आंसू पर झूम कर गया। रिपोर्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैडम चोपड़ा, आपने कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या हो रहा है? प्रिया ने एक कांपती सांस ली। मेरे ससुर ईश्वरी चोपड़ा। उसने मेरा नाम ऐसे कहा जैसे यह कोई श्राप हो। वह मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर शॉक्ड दिख रहा था। वो आपको सिर्फ कुछ दिन बाद निकाल रहा है, जब आपने उसके बेटे को दफनाया है। हां, वह चीखी। आंसू तेजी से बह रहे थे। वह एक बहुत अमीर आदमी है, एक रियल एस्टेट करोड़पति। वह नई दिल्ली का आधा मालिक है और मैं बस एक विधवा हूं जिसके पास कुछ नहीं है। और वह एकमात्र चीज लेना चाहता है जो मेरे पति अनुज ने मुझे छोड़ी, ये घर। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बस स्क्रीन को घूर रहा था। वह अद्भुत थी। वह एक राक्षस थी, लेकिन वह अद्भुत थी। उसे कभी पसंद नहीं आया। उसने जारी रखा, कैमरे में सीधे देखते हुए नई दिल्ली के हर व्यक्ति की आंखों में। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं अनुज के लिए पर्याप्त अच्छी हूं। उसने हमारी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। वह अगली बात कहने के लिए साहस जुटाने की कोशिश कर रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि मैं उसकी दुनिया से नहीं हूं। मैं बस एक साधारण महिला हूं। मुझे उसकी शक्ति नहीं है। मुझे उसका धन नहीं है। वह यह कर गई। उसने सच में यह कर दिया। और अब जब अनुज चला गया है, वह सिसकते हुए बोली, मेरे पास मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। वह मुझे उसके बेटे से प्यार करने के लिए सजा दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? एक अकेली शोकाकुल विधवा एक शक्तिशाली अमीर आदमी के खिलाफ क्या कर सकती है? उसके पास वकीलों की टीमें हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पति की याद, और वह उसे भी छीनना चाहता है। पंडित रामू ने कैमरे में सीधे देखा। उसके चेहरे पर आक्रोश था। यह एक चौंकाने वाला आरोप है। मैडम चोपड़ा, क्या आप कह रही हैं कि आपको सड़क पर निकाल दिया जा रहा है? उसने मुझे 30 दिन दिए। उसने फुसफुसाया जैसे यह शब्द कहने के लिए बहुत दर्दनाक हो। 30 दिन? ठीक दफन के बाद। उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। वह चाहता है कि मैं चली जाऊं। कृपया कोई मेरी मदद करें। स्क्रीन ने समाचार एंकर पर वापस कट किया, जिसका चेहरा अविश्वास और सहानुभूति का मास्क था। यह सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। हमने श्री ईश्वरीय चोपड़ा के प्रतिनिधियों से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रिया का फोन मेरे हाथ में बज हुआ। मैंने अपना फोन दीवार पर फेंक दिया था। उसके कार्यालय की लाइन, उसका मोबाइल, मेरा होटल फोन, सभी बज रहे थे। मेरे सिर पर एक तूफान आ गया था। प्रिया ने रिमोट से टीवी बंद किया। उसके कार्यालय में खामोशी सुनाई दे रही थी। उसने डेस्क पर अपने बजते मोबाइल को देखा। स्क्रीन रोशनी में थी। यह एक स्थानीय समाचार ब्लॉग था। शीर्षक पढ़ा, शोकाकुल विधवा बनाम नई दिल्ली का करोड़पति। उसने एक और देखा, कुतुब मीनार क्षेत्र के जमींदार ने श्वेत बहू को निकालने की कोशिश की। उसने यह कर दिया, मैंने कहा। मेरी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। वह मेरे घर के सामने मेरी बालकनी पर खड़ी है, एक ऐसा घर जो मैंने और सरेना ने अपनी बेयर हैंड से बनाया, और वह दुनिया को बता रही है कि मैं राक्षस हूं। मैं खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। शहर की तरफ देख रहा था। मेरा शहर। उसने जो किया, उसके बाद उसे यह हिम्मत है कि वह मेरी त्वचा के रंग का उपयोग मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में करे। मैंने खिड़की से मुंह मोड़ा। मेरे हाथ इतनी मजबूती से क्लेंच्ड थे कि मेरी नकल सफेद हो गई। वह उन्हें बता रही है कि मैं शक्तिशाली काला करोड़पति हूं जो गरीब छोटी श्वेत महिला को दबा रहा हूं। वह जानती है कि वह क्या कर रही है। हां, वह जानती है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। फोन पर जाओ, मैंने आदेश दिया। स्टेशन को कॉल करो, हर स्टेशन को कॉल करो। हम उन्हें सच बताएंगे। हम उन्हें वसीयत, तलाक के कागजात, $150,000 का जुए का कर्ज दिखाएंगे। हम उसे नष्ट कर देंगे। प्रिया ने एक स्थिर हाथ उठाया। नहीं, यह शब्द मुझे ठंडा कर गया। नहीं। आप क्या मतलब है नहीं? वह मेरे नाम को बदनाम कर रही है। वह मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रही है। वह मुझे एक नस्लवादी राक्षस के रूप में चित्रित कर रही है। जय, मेरी बात सुनो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज ने मेरे क्रोध को काट दिया। यह वही है जो वह चाहती है।
वो कोने में है। उसके पास कोई तथ्य नहीं है, उसके पास कोई मामला नहीं है। मैं अदालत में जीत नहीं सकते, इसीलिए वह जनता के विचारों में जीतने की कोशिश कर रही है। उसे मीडिया की लड़ाई चाहिए। प्रिया ने जारी रखा। उसे पता है कि अगर हम इस कीचड़ में कूदते हैं तो हम बस गंदे हो जाएंगे। हम उस गरीब दुखी विधवा पर हमला करते हुए नजर आएंगे जो वह बनने का नाटक कर रही है। हम उसके तर्क को सही साबित करेंगे तो हम उसे ऐसा करने देते हैं। मैंने गरजते हुए कहा। हमने उसे ऐसा करने दिया। हमने उसे बोलने दिया, प्रिया ने कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। हमने उसे हर शो में जाने दिया जहां वह जाएगी। हमने उसे अपनी नकली आंसू पूरे नई दिल्ली में बहाने दिया। हमने उसे झूठ बोलने दिया। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वह सिर्फ झूठ नहीं बोल रही है ईश्वरी, वह गवाही देने से पहले ही झूठी गवाही दे रही है। उसके हर एक शब्द पर टेलीविजन पर एक और झूठ है जिसे हम तथ्यों से गलत साबित कर सकते हैं। वह हमारे लिए मामला बना रही है। वह अपनी ही जुबान से फंसी जा रही है। उसने अपना फोन उठाया। अनुज अब भी काम कर रहा है। वह अब जुए के कर्ज को नहीं देख रहा। वह शव परीक्षण कार्यालय से बात कर रहा है। वह 911 कॉल को निकाल रहा है। वह पैसे के रास्ते को खोज रहा है। प्रिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सेरेना की तरह तीखी थीं। ब्रेंडा सोचती है कि वह 6 बजे की खबरों में शतरंज खेल रही है। हम एक संघीय अदालत में शतरंज खेल रहे हैं। तो उसे बोलने दो। उसे तुम्हारी बदनामी करने दो। उसे पूरे शहर के सामने रोने दो। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई, कंधे से कंधा मिलाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। हम टेलीविजन पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे ईश्वरी। हम अदालत में जाली दस्तावेज, तलाक के कागजात, नई वसीयत और जुए के कर्ज के साथ प्रतिक्रिया देंगे। और उसने मेडिकल परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट को गहरी सांस लेते हुए कहा, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम तुम्हारा अच्छा नाम वापस नहीं लेंगे, बल्कि उसकी आजादी भी छीन लेंगे। मैंने नीचे टिमटिमाते शहर की बत्तियों को देखा। मेरे सीने में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे ठंडा होकर फिर से बर्फ के टुकड़े में बदल गया। वह सही थी। उसे बोलने दो। फुलटन काउंटी कोर्ट हाउस एक ठंडी जगह है। यह टेलीविजन पर जैसा नहीं है। संगमरमर की फर्श घिसी हुई है और हवा में बासी कॉफी और फर्श पॉलिश की गंध है। मैं कड़ी लकड़ी की बेंच पर प्रिया के पास बैठा, अपने रविवार के सूट में। वही जिसमें मैंने सेरेना को दफनाया था, वही जिसमें मैंने अनुज को दफनाया था। कमरे के पार ब्रेंडा बैठी थी। वह अपनी विधवा की पोशाक में वापस आ चुकी थी। एक साधारण काली ड्रेस, उसके चेहरे को ढकने वाला एक नाजुक घूंघट। उसने एक टिश्यू पकड़ा हुआ था। वह प्रदर्शन कर रही थी। उसके वकील रॉन सोलोवे जज के बेंच के आगे ऐसे चल रहे थे जैसे वह यहां के मालिक हों। वह भी प्रदर्शन कर रहे थे। अदालत आधी भरी थी। वह रिपोर्टर डॉनी प्राइस पहले पंक्ति में था। उसकी कलम तैयार थी। ब्रेंडा ने यह सुनिश्चित किया था। आपका सम्मान, रॉन सोलोवे ने कहा। उसकी आवाज शांत कमरे में गूंज रही थी। यह एक त्रासदी है, एक साधारण दिल दहला देने वाली त्रासदी। उसने ब्रेंडा की ओर नाटकीय इशारा करते हुए कहा, जिसने एक सही चुप सौब की। हम यहां हैं क्योंकि मेरी मुवक्किल, एक दुखी गरीब विधवा को परेशान किया जा रहा है। उसने मेरी ओर इशारा किया। ईश्वरी चोपड़ा, एक आदमी जिसे हम हाल ही में जानते हैं कि वह एक साधारण बढ़ई नहीं है, बल्कि एक अमीर रियल एस्टेट के मालिक है। एक ऐसा आदमी जिसकी छिपी हुई शक्ति है। उसने उन शब्दों को हवा में लटकने दिया। वह पहले से ही अपने पत्ते खेल रहा था। यह लालच का एक साधारण मामला है। आपका सम्मान। श्री चोपड़ा अपने ही बेटे की मौत का लाभ उठाकर अपनी बहू का पीछा कर रहे हैं। और मुझे कहना चाहिए, ये नस्लीय संकेत परेशान करने वाले हैं। एक शक्तिशाली अमीर गैशुन काले आदमी के द्वारा अपनी वकीलों की टीमों का उपयोग करके एक दुखी कमजोर सफेद महिला को उसके घर से बाहर निकालने के लिए। मैंने जज आलस्टन को देखा, एक उम्रदराज काली महिला जो तेज थीं और जिनकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने दुनिया का हर झूठ सुना हो। उसने पलक नहीं झपकाई। वह बस बोर हो रही थी। रॉन सोलोवे ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा। मेरी मुवक्किल यहां की शिकार है। उसे बस अपने प्रेमी पति द्वारा दिए गए घर की जरूरत है। यह तो एक सार्वजनिक फांसी के सिवा कुछ नहीं है और हम न्याय की मांग करते हैं। वह अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए बैठ गया। रिपोर्टर बेताबी से लिख रहा था।
जज आलस्टन ने हमें देखा। उसकी आवाज थकी हुई थी। सुश्री हेज, आपकी प्रतिक्रिया। प्रिया खड़ी हुई। वह शांति का प्रतीक थी। आपका सम्मान श्री सोलोवे एक बात में सही हैं। यह एक त्रासदी है, लेकिन यह वह नहीं है जो वह वर्णित कर रहे हैं। उसने जाली दस्तावेज उठाया। उसने 412 कुतुब मीनार क्षेत्र पर संपत्ति का अधिकार पाने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। वह दावा करती है कि उसकी मुवक्किल शिकार है। प्रिया ने कागज को वापस रख दिया। हम यहां उस घर के मालिकाना हक पर बहस करने के लिए नहीं हैं। आपका सम्मान। वास्तव में हम इस पूरे मामले की तुरंत सारांश खारिज करने की मांग करते हैं। रॉन सोलोवे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। किस आधार पर? हमारे पास एक दस्तावेज है। यह एक वैध कानूनी दस्तावेज है। जज आलस्टन ने उसे ठंडी नजर से देखा। बैठ जाओ श्री सोलोवे, तुम अपनी बारी का इंतजार करोगे? उसने प्रिया की ओर देखा। किस आधार पर, मिस हेज? प्रिया की आवाज स्पष्ट और कांच की तरह तेज थी। उस आधार पर कि यह मुकदमा बेकार है। आपका सम्मान। ग्रांट, श्री अनुज चोपड़ा को उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि न तो वह और न ही उनके पिता, मेरी मुवक्किल, उस संपत्ति के मालिक हैं। रॉन सोलोवे का मुंह खुला रह गया। क्या संपत्ति? 4-12 निगम बागा कब्रिस्तान में। केंद्र ने आगे कहा, जैसे कि श्री चोपड़ा की सभी संपत्तियां एक सुरक्षित अपरिवर्तनीय ट्रस्ट में रखी गई थीं, जिसे सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट कहा जाता है। यह 10 साल पहले स्थापित किया गया था। श्री ईश्वरी चोपड़ा इसके लाभार्थी हैं। मैं इसका कार्यकारी हूं। अनुज चोपड़ा एक घर नहीं दे सकता जिसे वह मालिक नहीं है। प्रिया का वकील पूरी तरह से उलझ गया था। यह संभव नहीं है। हमने एक शीर्षक खोज की। संपत्ति ईश्वरी चोपड़ा के नाम पर है। केंद्र ने अपनी आवाज में तल्खी लाते हुए कहा। आपने $50 की ऑनलाइन खोज की। आपने फुलटन काउंटी में ट्रस्ट के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण की फाइलिंग नहीं देखी, जो डोकट 15/884 में है। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते, काउंसलर, तो आपको पता होता कि आपके क्लाइंट का वसीयतनामा बेकार है। रॉन सोलोवे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने प्रिया की ओर देखा। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी क्लाइंट ने उसे झूठ बताया और उसने जज के सामने खुद को शर्मिंदा किया। जज आलुस्तिन ने अपनी चश्मा के ऊपर से उसे देखा। क्या यह सच है श्री सोलोवे? क्या आपने ट्रस्ट की फाइलिंग की जांच की? रॉन ने हिचकते हुए कहा। हम नहीं जानते थे। जज ने अपनी हथौड़ी मारी। आवाज ने कमरे में गूंज उठी। तो यह मामला खारिज किया जाता है। हम यहां खत्म हैं। प्रिया ने रॉन की ओर देखा। उसका चेहरा उलझन और क्रोध में था। इसका मतलब क्या है? अभी क्या हुआ? रॉन अपना ब्रीफकेस पैक कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। इसका मतलब है कि तुमने घर खो दिया। लेकिन केंद्र का काम खत्म नहीं हुआ। उसने बैठने का मन नहीं बनाया। आपकी इजाजत से जज साहिबा, उसने कहा, इससे पहले कि हम खारिज हों, श्री सोलोवे ने अपने क्लाइंट की तरफ से मेरे क्लाइंट पर उत्पीड़न और दुर्भावना का सार्वजनिक आरोप लगाया। उन्होंने यह टेलीविजन पर किया और फिर से इस कोर्ट में। मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को बदनाम किया गया है। सत्य को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। जज आलोलिग ने कहा। मिस हेस, मामला खारिज है। मैं समझती हूं जज साहिबा, केंद्र ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन इस फ्रॉड के पीछे का कारण अब एक सक्रिय आपराधिक जांच का हिस्सा है। प्रेस यहां है, जनता यहां है। सत्य को सुनना अनिवार्य है। जज ने रिपोर्टर की ओर देखा, फिर मुझ पर और फिर केंद्र पर। आपके पास 2 मिनट हैं मिस हेस, इनका सही उपयोग करें। केंद्र मुस्कुराई। धन्यवाद जज साहिबा। उसने हल्का सा मुड़कर न केवल जज बल्कि पूरे कमरे की ओर देखा। श्री सोलोवे का कहना है कि उनकी क्लाइंट एक बिना पैसे की विधवा है। वह आंशिक रूप से सही है। वह बिना पैसे की हैं, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि मेरा क्लाइंट लालची है। केंद्र ने एक नया फाइल उठाई। वह बिना पैसे की हैं क्योंकि उनके ऊपर 150 हज़ार डॉलर का जुआरण है, जो श्री विन्नी रूसो को देना है। प्रिया ने आश्चर्य से सांस ली। रॉन सोलोवे ने विरोध किया, लेकिन जज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह हताश थी। केंद्र ने आगे कहा, इसीलिए उन्होंने वसीयतनामे की नकल की।
उसे पता था कि वह अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि श्री अनुज चोपड़ा ने उसे इन दस्तावेजों के साथ सर्विस दी थी। केंद्र ने दूसरा दस्तावेज उठाया, एक तलाक के लिए याचिका। वह उसे छोड़ रहा था। कोर्ट रूम में हलचल बढ़ गई। रिपोर्टर तेजी से लिख रहा था। मुझे लगा उसकी कलम जल जाएगी। प्रिया चोपड़ा अब तलाक के कगार पर थी, उजागर हो रही थी, और उसके पास केवल उसके आरण बचे थे। अनुज ने ठीक से जान लिया था कि वह किससे शादी कर रहा है। यही कारण था कि उसने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले एक नया वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किया। केंद्र ने तीसरे दस्तावेज को उठाया, एक वसीयतनामा जो स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी प्रिया को अयोग्य ठहराता है और उसके व्यक्तिगत संपत्ति का 125% उसके पिता ईश्वरी चोपड़ा को छोड़ता है। कमरा पूरी तरह से चौंक गया। प्रिया ने अंततः अपनी आवाज पाई। ये एक फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक कच्ची पशु चीख थी। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो। उसने मुझसे प्रेम किया, वह कभी ऐसा नहीं करेगा। जज आलुस्तिन ने फिर से अपनी हथौड़ी मारी। आदेश! इस अदालत में आदेश! श्रीमती चोपड़ा, खुद को नियंत्रित करें या मैं आपको हटा दूंगी। केंद्र ने इंतजार किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक प्रिया की चीखें हताश सॉबिंग में नहीं बदल गईं। फिर उसकी आवाज नीची हो गई, लेकिन वह कमरे के हर कोने में पहुंच गई। आपके सम्मान, वह एक बात में सही है। अनुज ये यहां नहीं है कि हमें बताए। उसने यह सुनिश्चित किया। आपत्ति! रॉन ने अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्लाया। बदनामी! मेरी क्लाइंट पीड़ित है। यह बदनामी नहीं है, केंद्र ने कहा, जब यह एक तथ्य है। आपके सम्मान। इस स्पष्ट वित्तीय प्रेरणा के कारण तलाक, अयोग्यता, आरण, हमने राज्य से पूर्ण शव परीक्षण का अनुरोध किया। हमने पिछले हफ्ते अनुज चोपड़ा के शव को खोला। प्रिया ठठक गई। उसकी सॉबिंग रुक गई। उसने ऊपर देखा। उसका चेहरा पूरी आतंक की मास्क में। केंद्र ने अंतिम सबसे मोटी फाइल उठाई। मेरे पास यहां फुलटन काउंटी मेडिकल एग्जामिनर की अंतिम रिपोर्ट है। अनुज चोपड़ा का दिल का दौरा नहीं पड़ा। उसका दिल पूरी तरह से स्वस्थ था। मैंने प्रिया को देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वह सांस नहीं ले रही थी। वह मरा। केंद्र ने घोषित किया, भयंकर आंतरिक रक्तस्राव के कारण, जो उसकी कॉफी में घातक मात्रा में वॉरफेरिन चूहा जहर डालने से हुआ, जो कई हफ्तों के दौरान दिया गया। एक धीमी, दर्दनाक, कष्टदायी मृत्यु। केंद्र हेस, मेरी रक्षा करने वाली, मेरी पत्नी की विरासत जज की ओर मुड़ गई। उसने सीधे प्रिया की ओर देखा। उसकी आवाज स्पष्ट और अंतिम थी। तुमने सिर्फ घर नहीं खोया प्रिया, तुमने उसे हत्या की। प्रिया गिरी। ये बेहोशी नहीं थी, ये एक पूरी तरह से टूटना था। एक चीत्कार उसके भीतर से निकली, शुद्ध दोष की आवाज। रॉन सोलोवे बस वहीं बैठा रहा, उसकी करियर और जीवन उसकी आंखों के सामने गुजरते हुए। 2 पुलिस अधिकारी जो मेरे दरवाजे पर खड़े थे, पंडित रामू और अनुज, वे पूरे समय अदालत में चुपचाप पीछे खड़े रहे। अब वे आगे बढ़ने लगे। वे उस रिपोर्टर के पास से गुजरे जो हैरान था। वे उस चौंकी हुई भीड़ को पार करते हुए सीधे बचाव पक्ष की मेज तक पहुंचे, जहां प्रिया बेतहाशा रो रही थी और चिल्ला रही थी, नहीं नहीं नहीं, वह झूठ बोल रही है, वे झूठ बोल रहे हैं। पंडित रामू ने उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रख दिया। प्रिया चोपड़ा, आपको अनुज चोपड़ा के पहले दर्जे के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्टर के कैमरे ने एक चमकदार सफेद रोशनी फेंकी। प्रिया चिल्लाई। जब उन्होंने उसे उसके पैरों पर खींचा, उसके हाथ पीछे मोड़कर हथकड़ी लगा दी। यह वही था, उसने मुझ पर इशारा करते हुए चिल्लाया। यह बूढ़ा आदमी है, उसने मुझे फंसाया, उसने अपने ही बेटे को मार डाला। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें अदालत से बाहर खींच लिया गया। उसकी चीखें संगमरमर के हॉल में गूंजती रहीं। मैं वहां केंद्रा के पास बैठा था। मैंने उसे जाते हुए देखा। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे राहत नहीं मिली। मैं बस चुप था। मैंने उस खाली कुर्सी की ओर देखा जहां मेरे बेटे के हत्यारे ने अभी कुछ ही देर पहले बैठा था, और पहली बार अनुज के अंतिम संस्कार के बाद मैंने अपने सीने में जमी बर्फ को पिघलते हुए महसूस किया। न्याय, मैंने सोचा। मैंने अपना वादा निभाया। हमारे बेटे के लिए न्याय। मुझे अपनी घर वापसी में 3 महीने लगे।
3 महीने कानूनी कार्यवाही के, कागजों पर हस्ताक्षर करने के, प्रिया की अपीलों के अस्वीकृत होने की भयानक जानकारियां सुनने के। मीडिया का शोर अब खत्म हो चुका था। कैमरे चले गए थे। घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, बहुत सन्नाटा। मैंने केंद्रा से वहां मिलने को कहा था। पुलिस ने हफ्तों पहले टेप हटा दिया था, लेकिन मैं खुद को उस दहलीज के पार लाने में असमर्थ था। आज मैंने अंततः ऐसा किया। वहां की गंध पुरानी थी, जैसे कोई जगह अपने दुख में बहुत समय से बंद रही हो, लेकिन यह साफ थी। केंद्र ने एक सेवा को बुलाया था जो सब कुछ व्यवस्थित कर दे। वह रसोई की मेज पर बैठी थी, जो मैंने बनाई थी, चाय की चुस्की लेते हुए। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उसने मुस्कुराया। तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, जेड, उसने धीरे से कहा। मैंने गले में एक गांठ महसूस की और सिर हिलाया। मैं चिमनी की ओर बढ़ा। तस्वीरें वहीं थीं, मेरी और सेरेना की शादी के दिन की। अनुज 7 साल का, एक टेढ़ा बर्ड हाउस पकड़े हुए, जो उसने मेरे कार्यशाला में बनाया था। उसके चेहरे पर वह बड़ा गपड़हट वाला मुस्कान। वह कभी बाहर नहीं आएगी, तुम्हें पता है, केंद्र ने मेरी पीठ की ओर कहा। राज्य का मामला बहुत मजबूत है। पहले दर्जे की हत्या वित्तीय लाभ के विशेष हालात के साथ वे उसे कभी भी पैरोल नहीं देंगे। वह जेल में ही मरने वाली है। मैंने अनुज की फोटो के फ्रेम को छुआ। एक जीवन के बदले एक जीवन, ये एक बुरा व्यापार लगता है। मैंने मुड़कर उसके सामने बैठ गया। रसोई वैसी ही थी जैसी मैंने छोड़ी थी, सिवाय एक बड़े कागज के रोल के जो मेज पर फैला हुआ था। ब्लूप्रिंट। केंद्रा ने उन्हें देखा, फिर मेरी ओर। तो अब तुम क्या करने वाले हो, जेड? इसके साथ मैंने कहा, छोटे सरल कमरे के चारों ओर देखते हुए। ये छोटा बंगलो वहीं था जिसके लिए प्रिया ने हत्या की थी। ये लकड़ी और प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा। मैंने अपने बेटे की तस्वीर की ओर देखा। सबसे पागलपन भरा हिस्सा, मैंने कहा। मेरी आवाज खुरदुरी थी। वह हिस्सा जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है, यह है कि उसने यह सब किया। झूठ, फर्जी दस्तावेज, झर। उसने ये सब इसके लिए किया। मैंने मेज पर थपथपाया। ये 3 बेडरूम का घर, शायद अच्छे दिन में 3 लाख का। मैंने केंद्रा की ओर देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था ना? वह 20 मिलियन की दौलत के वारिस से शादी कर रही थी और उसने उसे चुटकी भर पैसों के लिए मार डाला। वह बेवकूफ थी, केंद्रा ने कहा, और वह लालची थी। यह एक बुरी संयोजन है। इतनी सारी धनराशि, मैंने कहा, सिर हिलाते हुए। सालों साल से सेरेना और मैंने बचत की, निर्माण किया, निवेश किया, सब कुछ। और प्रिया ने जो एक चीज देखी वह थी जो उसके नाक के सामने थी। मैं काफी देर तक चुप रहा। एकमात्र आवाज दीवार पर लगी घड़ी की थी, वही घड़ी जिसने अनुज के पूरे बचपन में टिक टिक की थी। केंद्रा ने मेज पर ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। तुम व्यस्त रहे हो? मैं सोच रहा था, मैंने कहा, सोच रहा था कि सेरेना क्या चाहती थी। हमारे काम की रक्षा करो, उसने मुझसे कहा था। मैंने सोचा कि वह मेरा मतलब पैसे, इमारतें, संपत्ति की रक्षा करना है, लेकिन मैं गलत था। मैं 10 साल से गलत था। तुम्हारा क्या मतलब है? केंद्रा ने पूछा। मैंने ब्लूप्रिंट को खोला। ये किसी घर के लिए नहीं थे। ये एक बड़े नीचे ढलने वाली इमारत के लिए थे। इसके चौड़े दरवाजे, ऊंची छतें और कार्यबेंच की पंक्तियां थीं। उसका मतलब पैसे नहीं था, केंद्रा। उसका मतलब था काम, उसकी वैल्यू, उस पर गर्व। मैंने रसोई की खिड़की की ओर देखा, अपने छोटे यार्ड के पार, उस पड़ोस की ओर जहां मैंने अपने पूरे जीवन बिताए, उन बच्चों की ओर जो कोनों पर थे और जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बच्चे जो एक समय में ठीक अनुज की तरह दिखते थे। केंद्रा, मैंने कहा, उसकी ओर मुड़ते हुए। मेरी आवाज स्थिर थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम प्रक्रिया शुरू करो। आवश्यक संपत्तियों का तरलकरण शुरू करो। वाणिज्यिक ब्लॉक बेच दो, नई दिल्ली के इनमन पार्क में और एजवुड पर अपार्टमेंट्स में। हमारे पास काफी है। प्रिया ने अपनी भौहें चिढ़ाईं। काफी किसके लिए, ईश्वरी? क्या तुम बहामास जाने की योजना बना रहे हो? मैंने मुस्कुराया। ये महीनों में पहली बार था जब मैंने सच में मुस्कुराया। ये मेरे चेहरे पर अजीब महसूस हो रहा था। नहीं, मैं यहीं रहूंगा।
अब समय आ गया है कि सेरेना चोपड़ा ट्रस्ट का सही इस्तेमाल किया जाए। मैंने योजनाओं पर हाथ रखा। मैं इस इलाके में एक सामुदायिक केंद्र बनाने जा रहा हूं। बच्चों के लिए एक जगह, लेकिन सिर्फ बास्केटबॉल खेलने की जगह नहीं। मैं एक कार्यशाला, एक आधुनिक बढ़ईगिरी और मैकेनिक्स की दुकान बनाने जा रहा हूं। यह किसी भी बच्चे के लिए मुफ्त होगा जो नई दिल्ली में कुछ बनाना चाहता है, बजाय इसके कि वह जो उनका नहीं है उसे ले ले। प्रिया ने योजनाओं को देखा, फिर मेरी ओर देखा, और मैंने देखा कि उसकी पेशेवर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। मैंने देखा वह बच्ची जो मेरे बेटे के साथ इन गलियों में दौड़ती थी, वह मुस्कुरा रही थी। हम उन्हें योजना पढ़ना सिखाएंगे, मैंने कहा। मेरी आवाज में ताकत बढ़ रही थी। एक नई उद्देश्य मेरे अंदर बसने लगी। कैसे 2 बार मापें और 1 बार काटें। उपकरणों का सम्मान करना। जब आपने कुछ असली बनाया हो तो उस गर्व को महसूस करना। तुम इसे क्या कहोगी? उसने पूछा। मैंने दीवार पर देखा, अपने बेटे की उस गपट्टी मुस्कान को देखा जो उस टेढ़े पक्षी के घर को पकड़े हुए था। हम इसे अनुज की कार्यशाला कहेंगे। मैंने प्रिया की ओर देखा। सेरेना और मैंने 40 साल अपने संसाधनों का निर्माण किया। अब समय है कि संसाधनों का निर्माण बंद किया जाए प्रिया। अब भविष्य का निर्माण करना शुरू करने का समय है। अगर इस बुरे सपने से मैंने एक चीज सीखी है तो वह यह है, कभी भी उस व्यक्ति को कम मत समझो जो चुप हो। दुनिया में ऐसे लोग भरपूर हैं जैसे प्रिया, जो आपके मूल्य को आपके जूतों की चमक या आपके चलने वाली गाड़ी से मापते हैं। वे तेज, अड़ियल और अंधे होते हैं, लेकिन असली ताकत, असली धन चुप्पी में निर्मित होता है। यह चरित्र, धैर्य और वफादारी पर आधारित होता है। लालच हमेशा हमेशा अपने हाथों को अधिक बढ़ा देता है और खुद को नष्ट कर देता है। सच, हालांकि, धैर्यपूर्वक छायाओं में इंतजार करता है, अपने समय का इंतजार करता है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे आपसे पूछना है, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप प्रिया में चेतावनी के संकेत देख पाते? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको कम आंक रहा है, जो केवल सतह को देखता है और आपको असली रूप में नहीं समझता? मुझे अपनी कहानी बताएं और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी कहानियां मुझे शक्ति देती हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी यात्रा को साझा कर सकूं।